उत्तर द सेत्सोंग आर्मी। जब लियाओ सेना ने 3 राज्यों के गठबंधन को उनका पीछा करते हुए नहीं देखा तो उन्हें तुरंत वापस लौटने का विचार आया। आखिरकार मौजूदा लियाओ सेना काफी क्रूर थी, वे आक्रामक भी थे, उनके पास घेरा तोड़कर बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उन्होंने देखा कि वे घेरा तोड़कर बाहर आ गए हैं और उनके पीछे कोई पीछा करने वाला नहीं है। उन्हें तुरंत मारना जारी रखने का विचार आया। कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद लियाओ सेना के कुछ जनरल पीछे मुड़े और एक साथ वापस भागे। साथ ही उन्होंने अपने साथियों से संपर्क किया जो दूसरी दिशाओं में घेरे से बाहर निकल आए थे। जब तक वे घेरे से बाहर रहेंगे उन्हें मित्र राष्ट्रों की सेनाओं से डर नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर वे उन्हें हरा नहीं पाते तो वे फिर से घेरे से बाहर निकल सकते हैं। जब लियाओ सेना युद्ध के मैदान में लौटी तो उन्होंने सोंग जून को देखा जो खुशी खुशी युद्ध के मैदान की सफाई कर रहा था। पश्चिमी जिया सेना और सेना कहीं नहीं दिखी, वे रास्ते में अपने साथियों का पीछा करते रहे होंगे। सोंग जून को लियाओ सेना ने हरा दिया। लियाओ सेना ने न केवल उनके अनाज और रसद को छीन लिया बल्कि उनके साथियों को भी। उनके सभी हथियार और उपकरण जब्त कर लिए गए, इसलिए युद्ध के दौरान उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बिना सुरक्षा गियर के, बिना बहुत सारे हथियारों के वे केवल मानव जीवन पर निर्भर रह सकते थे। इस वजह से लियाओ सेना को हराने के बाद लियाओ सेना को घेराव से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोंग जून ने नहीं छोड़ा, इसके बजाय उसने युद्ध के मैदान को साफ किया और अपने उपकरणों को फिर से इकट्ठा करने की योजना बनाई। आखिरकार वे सभी जानते थे कि साम्राज्य में चीजें अभी भी ठीक थी। पश्चिमी जिया सेना निश्चित रूप से उनकी सच्ची सहयोगी नहीं थी। एक बार जब लियाओ सेना पूरी तरह से हार गई, अगली बदकिस्मत ग्रेट सॉन्ग की सेना होगी, इसलिए उन्हें इस युद्ध के समाप्त होने से पहले ही खुद को हथियारबंद कर लेना था। उस समय अगर पश्चिमी जिया सेना उनके खिलाफ हो जाती तो भी उन्हें डर नहीं लगता। हालांकि वे अभी भी पूरी तरह से सशस्त्र नहीं थे, वे पश्चिमी जिया सेना के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भी तैयार नहीं थे। एक बार फिर वे लियाओ सेना, क्रू लियाओ सेना के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने लियाओ सेना की उपस्थिति देखी तो उनमें से कई दम रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियाओ सेना वापस आएगी, क्योंकि उन्होंने लियाओ सेना के शिकार में भाग नहीं लिया था, इसलिए वे हुआन फैंग की विशिष्ट व्यवस्थाओं को नहीं जानते थे। सोंग जून के दिमाग में लियाओ सेना को पश्चिमी जिया सेना और महानली सेना द्वारा पीछा किया जाना चाहिए और पीटा जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए स्काउट की व्यवस्था भी नहीं की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लियाओ सेना फिर से वापस आएगी। जब उन्होंने सोंग जून को युद्ध के मैदान का जायजा लेते देखा तो लियाओ सेना थोड़ी स्तब्ध रह गई। हालांकि जब उन्होंने पुष्टि की कि युद्ध के मैदान में केवल सोंग जून ही था, जब पश्चिमी जिया सेना और सेना मौजूद नहीं थी, तो उन सभी ने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। मानना, जब लियाओ सेना ने सोंग जून को देखा तो उनके मन में बस एक ही विचार आया और वह था उसे मार डालना। उन सभी को मार डालो। अगर सोंग जून के बार बार हमले न होते तो शायद वे हार नहीं पाते। इसलिए लियाओ सेना सोंग जून से नफरत करती थी। ये पश्चिमी जिया सेना की नफरत से कम नहीं थी, और अब यहाँ केवल सोंग जून था और पश्चिमी जिया सेना और ली राजवंश की कोई सेना नहीं थी। लियाओ सेना ऐसा अवसर कैसे चूक सकती थी? बिना किसी हिचकिचाहट के लियाओ सेना ने सोंग जून पर हमला बोल दिया। इसके अलावा इस बार ये पिछले वाले से ज्यादा भयंकर था। उन्होंने सोंग जून को कभी अपनी नजरों में नहीं रखा था। भले ही सोंग जून के पास उनसे ज्यादा लोग थे, फिर भी डरे नहीं। आखिरकार सोंग सेना में फूट की स्थिति थी। इसके अलावा उनके पास पूरे हथियार और उपकरण नहीं थे। सोंग जून के लिए उनके दिलों में नफरत के अलावा लियाओ सेना ने किसी और कैदी को न पकड़ने का फैसला किया था। सोंग जून 1, 2 और 2 को मार देगा। उन्हें तब तक मारना था जब तक वे उन्हें देखने ले और उन्हें बुरे सपने न आने लगे। सोंग जून ने क्रूर लियाओ सेना को देखा और प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहला निर्णय प्रतिरोध करने के लिए गठन को संगठित करना नहीं था, लेकिन वह पलटा और भाग गया। इस समय सोंग जून युद्ध के मैदान की सफाई कर रहा था, इसलिए ये बहुत अराजक था। बोलने के लिए कोई संगठन नहीं था। इसके अलावा उसके दिल में सोंग जून लियाओ सेना से बहुत डरता था। वे एक से अधिक बार लियाओ सेना से हार चुके थे और अब उनके पास पश्चिमी जिया सेना और महानली की सेना की मदद नहीं थी। वे अकेले लियाओ सेना का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सके। हालांकि सोंग राजवंश की सेना भाग रही थी, लेकिन लियाओ सेना ने उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं किया। उन्होंने सोंग जून का पीछा किया और उसे जमकर मारना शुरू कर दिया, लेकिन सोंग जून ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही पूरा युद्ध क्षेत्र एक तरफा नरसंहार में बदल गया। जब सोंग जून ने ये स्थिति देखी तो उसे पता था कि वह लियाओ सेना को नहीं हरा सकता। उसने निर्णायक रूप से घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि जो उनका स्वागत करता था वह एक दोस्ताना मुस्कान नहीं थी, इसके बजाय यह एक भयंकर ब्लेड था। इस बार लियाओ सेना का किसी भी कैदी को पकड़ने का इरादा नहीं था। वे भागते रहे, विरोध करते रहे या आत्मसमर्पण करने के लिए घुटने टेकते रहे। उनके साथ भी यही व्यवहार हुआ। उन्हें लियाओ सेना के हमलों का सामना करना पड़ा। सोंग जून को लियाओ सेना ने तब तक मार डाला जब तक वह अपनी माँ और पिता के लिए रोता नहीं रहा। हालांकि वह कुछ नहीं कर सका। उन्होंने विरोध करना बंद नहीं किया, वे बस भीड़ का पीछा करते रहे और भाग गए। लियाओ सेना उनका पीछा कर रही थी। सोंग जुरी के कई लोगों को उनके अपने लोगों ने ही धकेल दिया, फिर उन्होंने उन पर पैर रखकर उन्हें मार डाला। आखिरकार सोंग आर्मी 3 राज्यों की गठबंधन सेना का हिस्सा थी। लियाओ सेना सोंग सेना को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार थी। वे सहयोगी सेना की ताकत पर हमला करना चाहते थे। इस समय वे अपने साथियों को बचाना चाहते थे जो हुआन फैंग और अन्य लोगों द्वारा लक्षित थे। ये पहले से ही बहुत मुश्किल था, इसलिए उनका फैसला था वे अपने साथियों को नहीं बचाएंगे बल्कि सभी सोंग सैनिकों को मार देंगे। इसलिए सोंग सेना पूरी तरह से बदकिस्मत थी। लड़ाई देर रात तक चली। सोंग सेना की लाशें हर जगह बिखरी पड़ी थी। सोंग सेना के कई लोग भाग रहे थे। सौभाग्य से उन्हें रात के आसमान की मदद मिली, जिससे सोंग सेना के कुछ लोग भागने में सफल रहे। हालांकि सोंग सेना के बहुत से सैनिक नहीं थे जो अंत में बचकर निकल पाए। सोंग सेना के ज्यादातर लोग हमेशा के लिए यही रह गए। जब वे पश्चिमी जिया गए तो सोंग सेना ने 300,000 से ज्यादा लोगों को भेजा। अंत में सोंग सेना जो बच पाए उसके पास सिर्फ 60,000 से 70,000 लोग थे। बाकी लगभग सभी मारे गए। उनमें से एक छोटा हिस्सा पश्चिमी जिया सेना द्वारा मारा गया और उनमें से ज्यादातर लियाओ सेना द्वारा मारे गए। खासतौर पर इस आखिरी लड़ाई में सोंग जून के लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी।
बेशक उनमें से कई सोंगजून के आंतरिक संघर्ष में मारे गए। इस तथ्य के कारण कि लियाओ सेना ने अब कैदियों को नहीं लिया, सोंगजून, जो नुकसान में था, मारा गया। उनमें से बहुत कम लोग जीवित बचे। पूरा युद्ध क्षेत्र लाशों से भर गया। जब लियाओ सेना ने सोंगजून को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था, तब उन्हें शानदार जीत मिली थी। पश्चिमी जिया सेना और ग्रेट ली की सेना ने भी बहुत सारे परिणाम प्राप्त किए थे। वे दो अलग अलग दिशाओं से लियाओ सेना का पीछा कर रहे थे। अंत में वे दोनों उनके द्वारा मारे गए। बेशक उन्होंने इसके लिए कुछ कीमत भी चुकाई थी। हालांकि दो लियाओ सेनाओं को खत्म करके उन्हें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। हुआन फैंग को लगा कि यह इसके लायक था। जब हुआन फैंग और अन्य लोगों ने युद्ध समाप्त कर लिया और युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू किया, तो उन्हें खबर मिली कि सोंग सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। शेष सोंग सेना भी बिखर गई थी और अब संगठित नहीं हो सकती थी। हुआन फैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे फिर भी लियाओ सेना द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। हुआन फैंग को थोड़ा भावुक महसूस हुआ। जब से सोंग लियाओ मित्र सेना पश्चिमी जिया पर एक साथ हमला करने आई थी, तब से पूरी लड़ाई की स्थिति बदल रही थी। खासतौर पर सोंगजून, जो हमेशा डगमगाता रहता था। बाद में उसने लियाओ सेना के साथ गठबंधन किया। बाद में वे पश्चिमी जिया सेना के साथ मिलकर लियाओ सेना पर हमला करेंगे। संक्षेप में उनका रुख लगातार बदल रहा था। जो अपरिवर्तित रहा वह ये था कि वे हमेशा नुकसान में रहे थे। अंत में उन्हें लियाओ सेना ने आखिरकार खत्म कर दिया। इस बारे में हुआन फैंग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इस राजवंश की शुरुआत से सोंग राजवंश अंत में सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, यहाँ तक कि स्थानिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक बदलाव नहीं हुए। वेस्ट सिया, लियाओ और ग्रेट सोंग राजवंश के पास हमेशा सबसे अधिक सैनिक थे। हालांकि एक वास्तविक युद्ध के दौरान जो लड़ाकू शक्ति दिखाई गई थी, वह सबसे कमजोर थी, भले ही वह पश्चिमी जिया सेना थी जो उनकी जितनी अच्छी नहीं थी। इस लड़ाई में प्रदर्शित लड़ाकू शक्ति भी सोंगजून की तुलना में अधिक थी। ये कहा जा सकता है कि अगर सांगजून नहीं बदलता तो वे हमेशा सबसे कमजोर स्थिति में रहते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोंग आर्मी की लड़ाकू ताकत अब इतनी कम हो जाएगी। कि इस लड़ाई के माध्यम से वही पता लगाने में सक्षम था कि सोंग राजवंश की युद्ध शक्ति में भारी गिरावट आई थी। वे अभी भी किस स्तर पर हो सकते हैं, किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। सोंग जूरी की लड़ाई देखने के बाद ग्रेट ली में भी एक ऐसा देश जो युद्ध लड़ना पसंद नहीं करता था। डुआन यू को लगा कि अगर लोगों की संख्या लगभग समान होती तो उनके लिए सोंग राजवंश को हराना असंभव नहीं था। बेशक बिग ली और सोंग राजवंश के लिए युद्ध शुरू करना आसान नहीं होगा। ग्रेट ली किंगडम में कई लोग थे जो सोंग राजवंश की प्रशंसा करते थे। मुझे आश्चर्य है कि लियाओ सेना आगे क्या निर्णय लेगी, हुआन फैंग ने कहा। ग्रेटर दैन अब जबकि लियाओ सेना ने सोंग राजवंश की सेना को नष्ट कर दिया था, तो इसे एक पुण्य कार्य माना जा सकता है। हालांकि वे पहले ही यहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों को खो चुके थे। 2 लाख से अधिक लोग आए थे, लेकिन अंत में ये कहा जा सकता है कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लियाओ सेना निश्चित रूप से यहाँ वापस आना पसंद करेगी। हुआन फैंग को यकीन नहीं था कि वे युद्ध जारी रखना चुनेंगे या नहीं। इसी तरह डुआन यू को भी नहीं पता था। हालांकि अब वे दोनों क्या कर सकते थे, अब वे केवल एक ही काम कर सकते थे कि समूह में इकट्ठा हों और लगातार एक ही समय में स्काउट भेजें। उन्हें लियाओ सेना की स्थिति के बारे में पता लगाना था और किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहना था। उनमें से कोई भी लियाओ सेना में नहीं मरा, या शायद ये लड़ाई उनके जाने से पहले खत्म नहीं हुई थी। इस समय लियाओ सेना भी इस मामले को लेकर चिंतित थी। वे वास्तव में दुविधा में थे। अगर वे हमला करना जारी रखते हैं, इस समय उन्हें जीतने का आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा भले ही वे जीत गए, ये केवल एक दयनीय जीत होगी। और अगर वे लड़ाई बंद करके कोर्ट में वापस लौटना चाहते हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा। उन्हें जो इंतजार था वह था परिणाम। उन्होंने इस बार बहुत योगदान दिया था। उन्हें नहीं पता था कि उच्च अधिकारी उनके साथ क्या करेंगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। ये संभव था। जैसे ही वे परेशान महसूस कर रहे थे, उन्हें शाही दरबार के सम्राट का पत्र मिला। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि लियाओ सेना चली गई। इसके अलावा उन्होंने बड़ी मात्रा में आपूर्ति और अनाज पीछे छोड़ दिया। अगले दिन हुआन फैंग ने स्काउट के मुंह से लियाओ सेना के पीछे हटने की खबर सुनी। इसके अलावा इस बार लियाओ सेना का पीछे हटना आसान नहीं था। वे जल्दी में लग रहे थे और केवल हल्के उपकरणों के साथ आगे बढ़ रहे थे। सोंग सेना से जब्त की गई बड़ी मात्रा में रसद और हथियार सब पीछे छोड़ दिए गए थे। 1772 शिक्षक न्यायालय में लौटा है, सम्राट के दामाद को जवाब देते हुए, यह इस तरह है। स्काउट ने उत्तर दिया। हुआन फैंग को देखते हुए उसकी आंखें सम्मान से भर गईं। कल रात लियाओ सेना ने अपना शिविर छोड़ दिया। आज सुबह लियाओ सेना का शिविर खाली था, केवल बड़ी मात्रा में आपूर्ति और हथियार बचे थे। हमें धोखाधड़ी का डर था, इसलिए हम जांच करने के लिए अंदर गए। लियाओ सेना वास्तव में चली गई थी, लेकिन कोई घात नहीं था। इसके अलावा वे जल्दबाजी में चले गए। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद पश्चिमी जिया सेना के सैनिक वे हुआन फैंग के लिए प्रशंसा और सम्मान से भरे हुए थे। ये सम्मान उनके दामाद होने की पहचान के कारण नहीं था, न ही ये किंगलो के शक्तिशाली संरक्षण के कारण था। ये हुआन फैंग की क्षमता के प्रति उनके सम्मान के कारण था। तीनों दलों में पश्चिमी जिया सेना की क्षमता सबसे कमजोर थी। वे सोंग राजवंश को भी नहीं हरा पाए, और इस बार सोंग लियाओ मित्र सेना एक खतरनाक आभा के साथ आई। उनमें से अभी भी बहुत से थे। उनमें से कई पश्चिमी जिया सेना के सैनिक थे, भले ही उन्होंने इसे जोर से न कहा हो। हालांकि वे अपने दिल में निराशावादी भी थे। हालांकि हुआन फैंग के नेतृत्व में उन्होंने एक के बाद एक युद्ध जीते। वास्तव में उनकी ताकत कमजोर हो रही थी और लोगों की संख्या कम हो रही थी। उन्होंने बहुत कुछ नहीं खोया, लेकिन सैनिक युद्ध के मैदान पर हुआन फैंग के नियंत्रण से प्रभावित थे। उन्होंने उसकी रणनीति की और भी अधिक प्रशंसा की। यह उसकी एक के बाद एक रणनीतियों में से एक थी। केवल सोंग लियाओ मित्र सेना में संघर्ष पैदा करके और उसे अलग करके ही उन्हें जीतने का मौका मिला। इसलिए जब पश्चिमी जिया सेना के सैनिकों ने हुआन फैंग को देखा, तो वे सभी उसे प्रशंसा से देख रहे थे। हुआन फैंग अब उनसे क्या करवाना चाहता था। वे जो भी करने को कहेंगे वे करेंगे। उनके दिलों में वे हुआन फैंग के लिए प्रशंसा से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कैसे करना है। ये बिल्कुल शुरुआत की तरह था। वे अभी हुआन फैंग के फैसले पर संदेह करेंगे। हुआन फैंग उन सभी को ग्रेट लियाओ पर हमला करने के लिए ले आया।
इन सैनिकों को कोई आपत्ति नहीं होगी। वे सब चले गए। हुआन फैंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। वे बहुत जल्दी में चले गए। ऐसा लगता है कि लियाओ साम्राज्य में कुछ हुआ होगा, क्योंकि लियाओ सेना को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए अब उनमें पश्चिमी जिया सेना को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि उनकी ताकत अभी भी खराब नहीं थी। पश्चिमी जिया सेना और प्रमुख शक्तियों का गठबंधन, उनके लिए लियाओ सेना को निगलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। यही कारण था कि हुआन फैंग और डुआन यू सैनिकों की व्यवस्था करने में इतने सतर्क थे। वे किसी भी समय लियाओ सेना से लड़ने के लिए तैयार थे और उनके दिल में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं थी। इस वजह से भले ही लियाओ सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी, अगर वे अपने देश लौटना चाहते थे, पश्चिमी जिया सेना और ली परिवार के लोगों ने उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लियाओ सेना द्वारा घात लगाए जाने का भी डर था, इसलिए लियाओ सेना आसानी से पीछे हट सकती थी। उन्हें इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने बहुत सी चीजें पीछे छोड़ दी थी, जिससे हुआन फैंग, डुआन यू और अन्य लोगों को फायदा हुआ। इसलिए हुआन फैंग ने अनुमान लगाया कि लियाओ साम्राज्य में कुछ हुआ होगा, अन्यथा लियाओ सेना इतनी जल्दी नहीं निकलती। हालांकि कम समय में लियाओ साम्राज्य के मामलों के बारे में पता लगाना असंभव था। हुआन फैंग केवल किसी को जांच के लिए नियुक्त कर सकता था, जबकि वह डुआन यू युद्ध के मैदान की सफाई जारी रखते थे। लियाओ सेना पहले ही निकल चुकी थी। इस बार सोंग लियाओ मित्र सेना पश्चिमी जिया पर एक साथ हमला करने जा रही थी। इसे आधिकारिक तौर पर समाप्त माना जा सकता है, हालांकि परिणाम कई लोगों की उम्मीदों से परे था। इस युद्ध में सबसे कमजोर पक्ष पश्चिमी जिया था। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं था और उन्होंने बहुत सारा भोजन और आपूर्ति भी जब्त कर ली थी। इसे निश्चित रूप से एक बड़ी जीत माना जा सकता है। लियाओ सेना की तरफ से सोंग सेना ने अपने आधे से ज्यादा लोगों को खो दिया था। वे सभी अलग हो गए थे। अंत में शायद बहुत कम लोग थे जो ग्रेट सोंग में जिंदा वापस लौट सकते थे। लियाओ सेना की तरफ से उन्होंने भी 100,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया था। अंत में उन्हें भी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कहा जा सकता है कि उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सोंग लियाओ मित्र सेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अंत में उन्हें पश्चिमी जिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक भी कदम अंदर नहीं रखा था। शुरू से लेकर अंत तक ये युद्ध पश्चिमी जिया के विदेशी देशों में लड़ा गया था। ये कहा जा सकता है कि पूरे पश्चिमी जिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहर नष्ट नहीं हुआ और लोगों का जीवन सामान्य था। ये बस एक मिथ की तरह था। इस वजह से जब हुआन फैंग की टीम वापस लौटी तो पश्चिमी जिया में लोगों की आवाजें हुआन फैंग की प्रशंसा करते हुए दिखाई दी। इस बार ली किंगलो को उन्हें निर्देश देने की जरूरत नहीं थी। पश्चिमी जिया के अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक, आम लोगों से लेकर आम लोगों तक, वे सभी अनायास ही हुआन फैंग की महान उपलब्धियों का गुणगान करने लगे। पश्चिमी जिया के इतिहास में कुछ शक्तिशाली सेनापति हुए हैं, हालांकि हुआन फैंग की तुलना में कोई नहीं हो सकता। अंतर बहुत स्पष्ट था। ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी जिया में हुआन फैंग की प्रतिष्ठा ली किंगलो से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। दामाद के रूप में उनकी पहचान के अलावा इस समय भी अगर ली किंगलो ने हुआन फैंग को सम्राट बनने दिया तो उसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। ली किंगलो ने हमेशा यही सोचा था। वह युद्ध खत्म होने तक इंतजार करना चाहती थी। हुआन फैंग द्वारा योगदान दिए जाने के बाद, भले ही योगदान बहुत बड़ा न हो, वह हुआन फैंग को हुआन फैंग ही रहने देने का प्रस्ताव भी रखेगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआन फैंग इतना बड़ा योगदान देगा। हालांकि हुआन फैंग ने ली किंगलो के सुझाव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। वह पहले से ही अन्य स्थानिक क्षेत्रों में हुआन फैंग बन चुका था। उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। यह उसकी पत्नी थी जो हुआन फैंग बन गई थी। वह भावना कुछ अलग थी। हुआन फैंग को यह भावना काफी पसंद आई। हुआन फैंग को एक देश के राजा को अपने सामने इतना आज्ञाकारी होते देखना अच्छा लगा। ली किंगलो भी हुआन फैंग के बुरे स्वाद के बारे में जानती थी। वह केवल लाल चेहरे के साथ हुआन फैंग को जो चाहे करने दे सकती थी। इसके अलावा हुआन फैंग और ली किंगलो इस स्थानिक क्षेत्र को छोड़कर जा रहे थे और पीछे केवल एक कठपुतली छोड़ रहे थे। इसलिए हुआन फैंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह सम्राट बनने जा रहा था या नहीं। जब हुआन फैंग का समूह पश्चिमी जिया की राजधानी में वापस लौटा तो लियाओ साम्राज्य की खबर आई। हुआन फैंग को आखिरकार पता चल गया कि लियाओ सेना इतनी जल्दी क्यों पीछे हट गई थी। पता चला कि लियाओ साम्राज्य में एक और विद्रोह हुआ था। लियाओ साम्राज्य के वर्तमान सम्राट ने विद्रोह शुरू कर दिया था। उसने सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उसका पद अभी तक सुरक्षित नहीं था। वह इस युद्ध के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी स्थिति अधिक स्थिर हो। शुरुआत में लियाओ सेना मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी जो सोंग जून के किसीनों तक लड़ती रही। उन्होंने सोंग राजवंश को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और अपमानजनक समझौतों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए। इससे देश में लियाओ साम्राज्य के नए सम्राट की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। कुछ लोग जो असंतुष्ट थे वे केवल अपने विचारों को अपने दिल में छिपा सकते थे। हालांकि जब से लियाओ साम्राज्य के सम्राट ने पश्चिमी जिया पर बल प्रयोग करने का फैसला किया, सबसे पहले 50,000 लोग पश्चिमी जिया पर हमला करने गए। वे एक फोर्ट को मारने में भी कामयाब नहीं हुए। उस रात वे पश्चिमी जिया सेना से हार गए। सेना का कमांडर शिविर में था। मारे जाने के बाद लियाओ सेना को बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि यह अंत नहीं था। लियाओ साम्राज्य के सम्राट इस क्रोध को सहन नहीं कर पाएंगे। पश्चिमी जिया सेना ने उन्हें पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। अगर उन्होंने पश्चिमी जिया सेना को यह नहीं दिखाया कि वे कितने शक्तिशाली हैं, तो क्या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वजह से उन्होंने सेना को ग्रेट सॉन पर हमला करने का आदेश दिया। ग्रेट सॉन खत्म करने के बाद उन्होंने वेस्ट जिया पर हमला जारी रखा। इस समय एक और खबर आई। अभियान के कमांडर इन चीफ को उनके ही शिविर में मार दिया गया। इसके अलावा जिसने उसे मारा वह पश्चिमी जिया का दामाद था। इससे लियाओ साम्राज्य के सम्राट को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था। उन्होंने तुरंत अस्थायी कमांडर गुली को पूरे पश्चिमी जिया का कत्लेआम करने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने सोंग जुन को भी अपने पीछे चलने का आदेश दिया। एक तो उन्हें मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करना था, दूसरा उनकी प्रतिष्ठा स्थापित करना और उन्हें महान लियाओ की ताकत दिखाना था। हालांकि लियाओ साम्राज्य के सम्राट को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि सोंग लियाओ की 600,000 मजबूत गठबंधन सेना इस तरह होगी। वेस्ट जिया और ग्रेट सॉन्ग की सीमा पर सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि सोंग लियाओ की 600,000 मजबूत गठबंधन सेना वेस्ट जिया को नहीं हरा पाएगी। उन पर घात लगाकर हमला किया गया और गठबंधन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
यहाँ तक कि लियाओ सेना को भी अधिक से अधिक नुकसान उठाना पड़ा। जब ये खबर लियाओ साम्राज्य तक पहुंची तो इसने तुरंत कुछ लोगों के विचारों में उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। आखिरकार वर्तमान सम्राट ही वह था जिसने मुसीबतें खड़ी करके सिंहासन हासिल किया था। इसके अलावा उसे सिंहासन पर चढ़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। इस प्रकार वह लियाओ को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। अगर उसकी सेना बाहर युद्ध जीतती रही तो ये ठीक रहेगा। हालांकि भले ही देश के भीतर के लोगों के पास कोई गुप्त उद्देश्य हो, वे केवल सहन कर सकते थे। हालांकि अब जबकि लियाओ साम्राज्य पश्चिमी ज़िया द्वारा अवरोध हो चुका था, नुकसान और भी बड़ा होता जा रहा था। सम्राट की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई थी। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने अपने विचार रखने लगे थे। हालांकि अब जबकि लियाओ साम्राज्य पश्चिमी ज़िया द्वारा अवरोध हो चुका था, नुकसान और भी बड़ा होता जा रहा था। सम्राट की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई थी। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने अपने विचार रखने लगे थे। जब लियाओ सेना के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के घिरे होने और मारे जाने की खबर लियाओ राज्य में फैली तो पूरा लियाओ राज्य पहले से ही दहशत में था। बहुत से लोग पलायन करने लगे। लियाओ राज्य के सम्राट ने खतरे को भांप लिया था। यही वजह थी कि उन्होंने लियाओ सेना को पश्चिमी ज़िया सेना पर हमला न करने और जितनी जल्दी हो सके देश वापस लौटने को कहा। वह दूसरों को परेशानी पैदा करने से रोकना चाहते थे। हालांकि लियाओ सेना अभी भी एक कदम बहुत देर से थी। जब वे लियाओ राज्य में वापस लौटे, लियाओ राज्य में पहले से ही एक आंतरिक कलह हो चुका था। इसके अलावा ये सेना एक लंबी यात्रा पर थी। वे बहुत थके हुए थे। देश लौटे ही उनके लिए युद्ध के मैदान में दिखाई देना बहुत मुश्किल था। जब वे ठीक हो गए और लड़ाई शुरू कर दी, पूरे लियाओ राज्य में सब कुछ अराजकता में था। जब हुआन फैंग ने ये खबर सुनी तो वह अवाक रह गया। हालांकि इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उसे वास्तव में यह अजीब नहीं लगा। लियाओ साम्राज्य का वर्तमान सम्राट एक उपद्रवी था। वह बस जनता को मना नहीं सकता था। अब जब वह कमजोर अवस्था में था, ये समझना आसान था कि उसने विद्रोह क्यों शुरू किया था। इसके अलावा पश्चिमी ज़िया में लियाओ साम्राज्य को बहुत नुकसान हुआ था। अब आंतरिक कलह को जोड़ते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि एक बार यह आंतरिक संघर्ष सुलझ गया, चाहे कोई भी शीर्ष पर पहुंचे, लियाओ साम्राज्य की ताकत बहुत कम हो जाएगी। उनके लिए इस तरह से पतन के रास्ते पर चलना असंभव नहीं था। उस समय वेस्ट ज़िया की बात तो दूर, ग्रेट सॉन्ग भी जिसे अभी अभी लियाओ सेना ने हराया था, अब उसे लियाओ सेना से डर नहीं लगेगा। इसके अलावा हुआन फैंग को यह भी पता था कि लियाओ साम्राज्य से भी ज्यादा खतरनाक एक राजवंश स्थापित होगा और वे लियाओ सेना से भी ज्यादा क्रूर होंगे। हुआन फैंग पहले से ही सोच रहा था कि क्या उसे उन लोगों को मार देना चाहिए। उसने उन्हें पालने में ही मार दिया था। चाहे जो भी हो, लियाओ साम्राज्य के आंतरिक कलह के कारण पश्चिमी ज़िया और लियाओ साम्राज्य के बीच युद्ध अंततः समाप्त हो गया था। वे दुश्मन बने रहेंगे या सहयोगी, ये लियाओ साम्राज्य के रवैये पर निर्भर करता था। इस जीत के साथ पश्चिमी ज़िया सेना को भविष्य में लियाओ सेना का सामना करने में डर नहीं लगेगा। 1773 युद्ध के बाद संबंध युद्ध समाप्त होने के बाद लियाओ साम्राज्य में भी आंतरिक संघर्ष हुआ। स्वाभाविक रूप से पश्चिमी ज़िया ने एक भोज का आयोजन किया। संयोग से डुआनियो और महान ली साम्राज्य के कई सिविल सेवक और जनरल भी मौजूद थे। इस उत्सव भोज का पैमाना, इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी बेहतर हो गए। जहां तक हुआन फैंग और डुआनियो की बात है तो उन्हें साथ में शराब पीते हुए बहुत समय हो गया था। इस बार उन्होंने स्वाभाविक रूप से जी भरकर शराब पी। यह अफसोस की बात है कि बड़ा भाई यहाँ नहीं है, अन्यथा हम तीनों निश्चित रूप से अपने दिल की इच्छा के अनुसार पी सकते थे। डुआनियो ने झुंझलाहट के साथ कहा। वे भाई थे जो साथ में शराब पी रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने शराब को बाहर निकालने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। आखिरकार डुआनियो की शराब सहनशीलता बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए उसे भ्रमित होने में अधिक समय नहीं लगा। दूसरी ओर हुआन फैंग डुआनियो से ज्यादा बेहतर नहीं था। वह अच्छे मूड में था और उन दोनों ने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए उन्होंने अनजाने में बहुत ज्यादा शराब पी ली। ये सही है, बड़े भाई की शराब की सहनशीलता बहुत अधिक है। मुझे डर है कि हम दोनों मिलकर भी बड़े भाई की शराब की सहनशीलता जितनी अच्छी नहीं है। हुआन फैंग ने भी कहा। ये सच है। डुआनियो ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसे वो समय याद आया जब वह पहली बार कियाओ फेंग से मिला था। उसने कियाओ फेंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा पर भरोसा किया। अंत में वे बराबरी पर थे। हालांकि कियाओ फेंग ने अपनी सच्ची शराब सहनशीलता पर भरोसा किया जबकि डुआनियो ने धोखेबाजी पर भरोसा किया। उनकी शराब सहनशीलता बिल्कुल भी एक समान स्तर पर नहीं थी। वास्तव में यह अच्छा है कि बड़ा भाई यहाँ नहीं है, हुआन फैंग ने आह भरते हुए कहा। अन्यथा मुझे आश्चर्य है कि दो देशों को इस तरह मौत से लड़ते देखना उसके लिए कितना असहज होगा। ये सही है, डुआनियो ने भी आह भरी और कहा। बिग ब्रदर एक ऐसा व्यक्ति है जो दोस्ती और वफादारी को महत्व देता है। 100 लोगों ने उसे बड़ा किया। उन्होंने उसे पढ़ना और खुद का व्यवहार करना सिखाया। उन्होंने उसे मार्शल आर्ट भी सिखाया। अपने दिल में उसने हमेशा खुद को एक सॉन्ग के रूप में सोचा था। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक हिटमैन था। उसके दिल में शायद वह इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया था। सॉन्ग लियाओ के दो देशों के बीच युद्ध, अगर बड़ा भाई यहाँ होता तो उसे निश्चित रूप से सबसे बुरा लगता। हुआन फैंग और डुआनियो ने कियाओ फैंग के दिल की मुश्किलों को समझा। युद्ध के बीच में फंसने के कारण चाहे वह कोई भी निर्णय ले, उसे दर्द महसूस होगा और दूसरों द्वारा डांटा जाएगा। यह एक बहुत ही अप्रिय भावना होनी चाहिए। इसलिए हालांकि हुआन फैंग और डुआनियो को कियाओ फैंग की याद आती थी, वे दोनों जानते थे कि शायद मौत ही कियाओ फैंग का असली घर था। केवल उस समय ही वो वास्तव में आजाद हो सकता था। इसके अलावा कियाओ फैंग ने उस व्यक्ति को अपने हाथों से मार डाला था जिसे वह प्यार करता था। इससे उसे अपराध बोध हुआ। अगर वह जिंदा भी होता तो भी वह कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता था। इसलिए हुआन फैंग ने हमेशा सोचा था कि कियाओ फैंग स्वर्गीय ड्रैगन आर्ट डिवीजनों की दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति था। ऐसा दुखद नायक हर किसी की पसंद के लायक था। आओ बड़े भाई के लिए टोस्ट करें, हुआन फैंग ने कहा। फिर उसने आकाश की ओर संकेत किया और अपने कटोरे में भरी शराब को अपने सामने जमीन पर छिड़क दिया। डुआनियो ने भी यही किया। बड़े भाई, मैं भी आपके लिए टोस्ट करता हूँ। 74। उसके बाद उन दोनों ने फिर से कटोरा भर लिया और पीने लगे। हुआन फैंग और डुआनियो शराब पी रहे थे। उनके परिवार के सदस्य भी आपस में बातें कर रहे थे।
इस बार भी डुआन यू अकेले नहीं आया था। वांग युयान, झोंगलिंग और दूसरे लोग भी आए थे। इस आदमी को अपने पिता का बिगड़ल व्यक्तित्व पूरी तरह विरासत में मिला था। वह स्वाभाविक रूप से बिगड़ल व्यक्ति था, हुआन फेंग से भी ज्यादा। इसलिए वह जहां भी जाता था अपनी औरत को साथ ले जाना पसंद करता था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके अलावा चाहे वह वांग युयान हो, झोंगलिंग हो या म्यू वानकिंग, वे सभी जियांगू के बच्चे थे और लड़ने के आदी थे। वे सू युमो और दूसरी लड़कियों से भी ज्यादा अनुभवी थे, इसलिए डुआन यू का उनके साथ होना समझ से परे नहीं था। दूसरी ओर सू युनो और अन्य लड़कियां वांग युयान और अन्य लड़कियों के साथ अच्छी बातचीत कर रही थी। सू युमो, तांग मुक्सू और अन्य लोगों के वास्तविक दुनिया के अनुभवों ने उनके क्षितिज को व्यापक बना दिया था। वे बहुत सी बातें जानते थे और वे बहुत सी बातें समझते भी थे। यहाँ आने से पहले उन्होंने हेवनली ड्रैगन आर्ट डिवीजन उपन्यास भी पढ़ा था, इसलिए वांग युयान और अन्य लड़कियों के स्वभाव के बारे में वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से वे बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर सकते थे। वांग युयान और अन्य लड़कियों ने जो कहानियां सुनाई वे सू युमो और अन्य लड़कियों को भी बहुत पसंद आई। सभी ने बड़ी दिलचस्पी से सुनी। चूंकि युद्ध पहले ही शांत हो चुका था, इसलिए सेना 2 दिन तक पश्चिमी जिया में रुकी। फिर वे देश लौटने के लिए निकल पड़े। जहां तक डुआन यू और वांग युयान का सवाल है, वे वापस लौटने से पहले पश्चिमी जिया में 10 दिन और रुके। यह माना जा सकता है कि हुआन फेंग और अन्य लोगों के साथ उनकी अच्छी मुलाकात हुई। हुआन फेंग भी ऐसे अवसर का आनंद लेता था। वह जानता था कि भविष्य में वह इस जगह को छोड़ देगा और अपने स्वयं भाई डुआन यू से मिलना चाहेगा। यह इतना आसान नहीं होगा, इसलिए इन कुछ दिनों में उसका अधिकांश समय डुआन यू के साथ कविताओं और गीतों के बारे में बात करते हुए बीता। उन्होंने मार्शल आर्ट की साधना और इसी तरह की अन्य बातें की। सू युमो और दूसरी लड़कियों के साथ भी उनके पास कम समय था। हालांकि हुआन फेंग की कविता कौशल औसत थी, लेकिन उसे हुआक्सिया के हजारों साल के इतिहास की कई क्लासिक कविताएं और कविताएं याद थी। अब जब वह डुआन यू से बात कर रहा था तो कोई समस्या नहीं थी। डुआन यू को मार्शल आर्ट से ज्यादा कविता और गाने में दिलचस्पी थी। उसे नहीं पता था कि हुआन फेंग भी इन चीजों में अच्छा था। अब जब उसे अचानक इसका एहसास हुआ तो वह खुशी से पागल हो गया। वे दोनों कुछ दिनों तक बातें करते रहे। उन्हें समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा कोई बोझ नहीं है जो कभी खत्म न हो। लियू, अपना ख्याल रखना, मैं पहले निकल जाऊंगा। इस दिन डुआन यू वांग युयान और अन्य लड़कियों को हुआन फेंग को विदाई देने के लिए लाया था। तीसरे भाई, रास्ते में सावधान रहना, हुआन फेंग ने भी कहा। मुझे नहीं पता कि इस बार हम फिर कब मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, तीसरे भाई। आखिरकार ये गुजिया की दुनिया थी और वहाँ कोई फोन कॉल नहीं था। इसके अलावा वे यात्रा करने के लिए केवल गाड़ियों का उपयोग कर सकते थे। वे सिया ग्रेट जिया से बहुत दूर था। डुआन यू ग्रेट ही का सम्राट भी था। भले ही हुआन फेंग इस जगह पर रहना जारी रखे, लेकिन उन दोनों के पास मिलने के ज्यादा मौके नहीं थे। डुआन यू के चेहरे पर भी विदा लेने की अनिच्छा थी। उसने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, लियू, अपना भी ख्याल रखना। अगर मौका मिला तो मैं लियू से कविता के बारे में सलाह लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हुआन फेंग ने अजीब तरह से मुस्कुराया। डुआन यू में वाकई इस मामले में प्रतिभा थी। वह डुआन यू होने का नाटक कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे डुआन यू और क्याओ फेंग शराब पी रहे थे। डुआन यू ने ऐसा नतीजा पाने के लिए धोखा किया, लेकिन हुआन फेंग का मौजूदा व्यवहार, दरअसल उसमें और धोखा देने में ज्यादा अंतर नहीं था। इसके अलावा इन कुछ दिनों में हुआन फेंग ने उन्हें वह सब कुछ बता दिया था जो वह जानता था। अगर डुआन यू अभी भी नहीं गया और उन दोनों ने चर्चा जारी रखी तो शायद उसकी पोल खुल जाएगी। डुआन यू के जाने से पहले दोनों ने कुछ देर और बातचीत की। दूसरी तरफ वांग युयान और दूसरी लड़कियों ने भी सू युमो और दूसरी लड़कियों को अलविदा कहा। इस दौरान न केवल हुआन फेंग और डुआन यू के बीच संबंध करीब थे, बल्कि लड़कियों के बीच का रिश्ता भी बेहतर था। हुआन फेंग, सू युमो और अन्य लड़कियां डुआन यू की पीठ पर तब तक नजर रखती रही जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उसके बाद ही वे शाही महल में वापस लौटे। यद्यपि युद्ध अस्थायी रूप से समाप्त हो चुका था, फिर भी हुआन फेंग सोंग लियाओ की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा था। अगले कुछ दिनों में हुआन फेंग को एक के बाद एक सभी तरह की खबरें मिली। ग्रेटर दैन, सबसे पहले लियाओ सेना द्वारा तितर बितर की गई सोंग सेना एक के बाद एक सोंग राजवंश में लौट आए। हालांकि जब वे चले गए तो उनकी संख्या 3 लाख युआन से ज्यादा थी। जब वे वापस लौटे केवल 30,000 लोग ही बचे थे और उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ था। इसके अलावा उन्हें अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला था। स्वाभाविक रूप से सोंग राजवंश के सम्राट क्रोधित हो गए। उन्होंने सेनापतियों को मार डालने का आदेश दिया। उसके बाद सांग राजवंश के सम्राट ने अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए पश्चिमी जिया में सभी प्रकार के सोने, चांदी और खजाने पहुंचाने के लिए लोगों को भेजा। यह एक मजाक था। उन जनरलों के व्यवहार के कारण सोंग राजवंश और लियाओ साम्राज्य के बीच संबंध एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए। सोंग राजवंश के प्रति लियाओ साम्राज्य की महत्वाकांक्षा के अलावा इसलिए सोंग लियाओ और वेस्ट सिया के बीच संबंध पहले से ही बहुत खराब थे। अगर वेस्ट सिया के साथ उनके संबंध और खराब हो गए तो सोंग राजवंश खतरे में पड़ जाएगा। अगर उन्हें पता होता कि सैकड़ों हजारों की सेना ने पश्चिमी जिया पर विजय प्राप्त कर ली है तो ये ठीक होता। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इससे सोंग राजवंश के सम्राट को एक ही समय में शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अपने दिल में डर भी गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पश्चिमी जिया की सेना की युद्ध शक्ति इतनी मजबूत होगी। सैकड़ों हजारों सोंग सैनिक सोंग राजवंश के सबसे सक्षम पुरुष थे। अंत में उनमें से लगभग सभी मारे गए। हालांकि उनमें से कई को लियाओ साम्राज्य ने मार डाला। हालांकि वापस आए सैनिकों के विवरण से सोंग राजवंश के सम्राट समझ सकते थे कि पश्चिमी जिया कितना शक्तिशाली था। वे पहले ही एक शक्तिशाली दुश्मन को नाराज कर चुके थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे किसी और को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लोगों को बातचीत करने या माफी मांगने के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि उनके पास वेस्ट सिया पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें लियाओ साम्राज्य से खतरा था। वास्तव में वे वेस्ट सिया पर हमला करना ही नहीं चाहते थे। दोनों देशों को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। हुआन फेंग ने कुछ देर सोचा और सद्भावना स्वीकार कर ली। उसके पास ग्रेट सॉन्ग के लिए लड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी। वह जानता था ग्रेट सॉन्ग का क्षेत्र विशाल था, हालांकि सोंग राजवंश की सेना कमजोर थी। हालांकि यह अभी भी एक स्वर्गीय राजवंश था। सोंग राजवंश में अभी भी कई कुलीन प्रतिभाएं थीं।
अगर उसे बहुत ज्यादा धकेला गया तो वे प्रतिभाएं सामने आ सकती हैं। पश्चिमी एशिया के लिए ये केवल एक छोटा सा देश था। भले ही वे इस बार युद्ध जीत गए, उन्होंने सोम राजवंश से बहुत सारे लाभ भी प्राप्त किए थे। वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति और महान गीत के बीच एक बड़ा अंतर था, इसलिए दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना स्पष्ट रूप से बुरा नहीं था। आखिरकार हुआनफैंग को वास्तव में पैसा कमाने की परवाह थी, न कि वास्तव में पूरी दुनिया को एकजुट करने की। जब तक दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहेंगे, हुआनफैंग के प्रभाव में लोग आसानी से ग्रेट सॉन्ग में प्रवेश कर सकेंगे और व्यापार कर सकेंगे। हुआनफैंग इस परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। इस प्रकार सोंग राजवंश और पश्चिमी एशिया के बीच संबंध ऐसे ही तय हो गए। दूसरी ओर ग्रेट लियाओ की ओर से खबर आई। ये लियाओ साम्राज्य का सम्राट था जिसने ग्रेट सॉन्ग के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। उसे पहले ही मन से खदेड़ दिया गया था, अब उसके लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही थी। जहां तक नए सम्राट की बात है तो वह पश्चिमी एशिया के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त कर रहा था। साथ ही वह सोंग राजवंश पर दबाव डाल रहा था, उन्हें पिछले समझौते का पालन करने का संकेत दे रहा था। वह ग्रेट लियाओ को हर तरह की चीजों के लिए मुआवजा देता रहा। लियाओ साम्राज्य के उच्च वर्ग को भी पता था कि पश्चिमी एशिया ऐसी जगह नहीं है जहां पर खिलवाड़ किया जा सके। वे यहाँ पहले ही बहुत से लोगों को खो चुके थे और चूंकि वे उन्हें हरा नहीं सकते थे, जाहिर है कि इसकी भरपाई के लिए यह एक अच्छा विकल्प था। ग्रेट सॉन्ग काफी बड़ा था, अगर उन्हें लाभ चाहिए था तो वे ग्रेट सॉन्ग में जाकर उन्हें प्राप्त कर सकते थे। ग्रेट सॉन्ग की युद्ध शक्ति के साथ कोई भी तरीका नहीं था जिससे वह उनका विरोध कर सके। 1774 समय बीत गया, साथ ही लियाओ राज्य के लोगों को भी पता था कि सोंग राजवंश और वेस्ट सिया के बीच बातचीत सफल रही है। उन्हें यह भी डर था कि वेस्ट सिया और ग्रेट सोंग गठबंधन बना लेंगे। उन्हें डर नहीं था, लेकिन अब वेस्ट सिया भी जुड़ गया था। उन्हें भरोसा नहीं था, अगर ये पहले होता तो लियाओ साम्राज्य के लोग वेस्ट सिया को नहीं चुनते। उनकी नजर में ऐसा छोटा देश ग्रेट सॉन्ग जैसा बड़ा देश ही था। हालांकि इस घटना ने उन्हें एहसास दिलाया कि वेस्ट सिया को कम नहीं आंका जाना चाहिए, वरना उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा हुआनफैंग और हुआनफैंग ने पहले जिस जनरल को मारा था, वे सभी ग्रेट लियाओ के पिछले सम्राट और वर्तमान सम्राट के करीबी थे। उनके बीच ज्यादा रिश्ता नहीं था। इसके अलावा वर्तमान सम्राट उसे अभी भी हुआनफैंग को उसके किए के लिए धन्यवाद देना था। अगर हुआनफैंग ने जो किया था उसके लिए नहीं होता तो उसे मंच पर कदम रखने का मौका नहीं मिलता, और इस वजह से लियाओ साम्राज्य के उच्च अधिकारियों ने कुछ समय तक विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्णय लिया वेस्ट सिया के प्रति सद्भावना व्यक्त करना और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक से अस्तित्व में रहना। जहां तक ग्रेट सॉन्ग का सवाल है, वे अभी भी उनकी विजय के लक्ष्य थे। बस इतना था कि उन्हें इस बार वेस्ट सिया में बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए वे थोड़े समय के लिए ग्रेट सॉन्ग पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसके अलावा वे वेस्ट सिया के रवैये के बारे में स्पष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। दालियाओ द्वारा भेजी गई चीजों को देखकर और ग्रेट सॉन्ग द्वारा भेजी गई चीजों को याद करके हुआनफैंग और पश्चिमी एशिया के अधिकारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। ये वो सम्मान था जो उन्होंने अपनी ताकत से लड़कर अर्जित किया था। स्वाभाविक रूप से वे और भी अधिक खुश थे। हुआनफैंग और पश्चिमी एशिया के अधिकारियों के लिए वे भी ऐसा ही महसूस करते थे। दोनों पक्षों के साथ शांति बनाए रखना बेहतर है। बेशक वे बहुत लापरवाह नहीं होंगे। हुआनफैंग पहले से ही पश्चिमी एशिया सेना का एक सैनिक बन चुका था। उसने एक प्रशिक्षण मैनुअल बनाया था, भले ही वह अब यहाँ न हो। उसे यह सुनिश्चित करना था कि पश्चिमी एशिया सेना के पास खुद की रक्षा करने की क्षमता हो। ग्रेट लियाओ और ग्रेट सॉन्ग की आवश्यकताएं वेस्ट सिया के लिए बहुत सरल थी। वह थी दूसरे पक्ष का पक्ष न लेना। बेशक अगर वे उसके साथ गठबंधन बना सके तो यह और भी बेहतर होगा। हालांकि हुआनफैंग इतना मूर्ख नहीं था, केवल तटस्थ स्थिति बनाए रखने से ही वह सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता था। सौभाग्य से दोनों देशों ने वेस्ट सिया के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा, भले ही वे असंतुष्ट थे। उन्होंने इसे व्यक्त भी नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पश्चिमी एशिया ने वास्तव में दोनों देशों को हरा दिया था। तीनों देश आपस में एक समझौते पर पहुंच चुके थे और यह युद्ध कम समय में शुरू नहीं हो सकता था। हुआनफैंग को पता था कि भविष्य में सोंग लियाओ के बीच और भी युद्ध होंगे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया को भी युद्ध में घसीटना संभव था। हालांकि ये युद्ध कम समय में नहीं लड़ा जा सकता था। हिरिस उसे फिलहाल बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पश्चिमी एशिया में मामलों से निपटने के बाद हुआनफैंग कुछ लड़कियों के साथ चले गए। वे यहाँ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के जीवन का अनुभव करने के लिए आए थे। यह कोई साधारण ऐतिहासिक स्थान नहीं था, बल्कि एक ऊजिया दुनिया थी। लड़कियों को जियांगू में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए पश्चिमी एशिया के मामलों से निपटने के बाद हुआनफैंग लड़कियों को मार्शल दुनिया का पता लगाने के लिए ले आया। इस बार ली किंगलो भी साथ आया और प्रशासनिक मामलों से निपटने के लिए पश्चिमी एशिया में रहा। यह एक कठपुतली थी जिसे हुआनफैंग ने बदल दिया। सभी ने अपना भेष बदल लिया था, इसलिए उन्हें पहचाने जाने की चिंता नहीं थी। इसके अलावा इस दुनिया में कोई कैमरा, कोई टेलीविजन या अखबार नहीं थे। हुआनफैंग की पहचान अब कुछ ही देशों में थी, भले ही वह पहले से ही प्रसिद्ध था। हालांकि बहुत से लोग उसे नहीं जानते थे, और तो और उसने थोड़ा सा मेकअप भी किया था। पेगलिस्टिक दुनिया का पता लगाने के लिए सभी को स्वाभाविक रूप से ग्रेट सॉन्ग के क्षेत्र में प्रवेश करना था। आखिरकार सोंग राजवंश स्वर्गीय राजवंश में एक बड़ा देश था। इसका एक विशाल क्षेत्र था और पेगलिस्टिक दुनिया में करने के लिए बहुत सी चीजें थी। जब सभी ने ग्रेट सॉन्ग के क्षेत्र का पता लगाना शुरू किया तो वे ग्रेट सॉन्ग की समृद्धि को गहराई से महसूस कर सकते थे। हालांकि ग्रेट सॉन्ग ने कई लड़ाइयां हारी थी और राजधानी शहर पर उनका कब्जा हो गया था, लेकिन उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को भी खो दिया था। हालांकि ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सेना लड़ नहीं सकती थी, सेनापति नहीं कर सकते थे, ऊपर के अधिकारी इस पहलू में कुशल नहीं थे। हालांकि आर्थिक विकास के मामले में सोंग राजवंश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। युद्ध की अराजकता के कारण वे निराश नहीं दिखे। ये स्थान स्पष्ट रूप से पश्चिम एशिया से बेहतर था। ग्रेट लियाओ में, यहाँ तक कि ग्रेट एशिया में भी यह अधिक समृद्ध था। सोंग राजवंश विद्वानों की दुनिया थी। इस समय के दौरान हुआनफैंग और अन्य लोगों ने उन्होंने कई विद्वानों को भी देखा था और उनमें से हर एक ने भाषण दिया था। वे सभी ग्रेट लियाओ और वेस्ट एशिया से हारने के मामले पर बात कर रहे थे।
इन सभी विद्वानों के अपने अपने विचार थे। उन्हें लगा कि वे देश को बचा सकते हैं और देश को एक बार फिर से मजबूत बना सकते हैं। जब अगला युद्ध हुआ तो उन्हें इतनी करारी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुआन फैंग ने बहुत सी बातें सुनी थी और उनमें से ज्यादातर सिर्फ सती टिप्पणियां थी। हालांकि विद्वानों के लिए शेख ही बघाना बेकार था। हालांकि कुछ अच्छे सुझाव भी थे। उसे नहीं पता था कि उनके सुझाव अधिकारियों या यहाँ तक कि सम्राट तक पहुंचाए जाएंगे या नहीं। हुआन फैंग और अन्य लोगों को वास्तव में ऐसी चीजों की परवाह नहीं थी। आखिरकार वे मार्शल दुनिया में घूमने के लिए यहाँ आए थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें मार्शल दुनिया के मामलों की अधिक परवाह थी और इस समय के दौरान मार्शल दुनिया में एक बड़ी घटना घटी। ये भिखारियों के गिरोह का नया संप्रदाय गुरु हॉन्क्यू था, जिसने सार्वजनिक रूप से डॉग स्टाफ तकनीक और 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स का उपयोग करके अन्य संप्रदायों के विशेषज्ञों को हराया था। इससे भिखारियों के गिरोह की प्रतिष्ठा एक बार फिर बढ़ गई थी। मूल रूप से भिखारियों के गिरोह के पिछले संप्रदाय के गुरु यू तानजी न केवल 18 ड्रैगन को दबाने वाली हथेलियों और कुत्ते को पीटने वाली छड़ी का उपयोग करना नहीं जानते थे, बल्कि उन्होंने अपने गुरु के रूप में विश्वासघाती आदमी को भी हराया था, जिससे भिखारियों के गिरोह को पगिलिस्टिक दुनिया में अपना चेहरा खोना पड़ा था। पगिलिस्टिक दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय की स्थिति को भी चुनौती दी गई थी। और अब हॉन्क्यू के प्रकट होने के कारण भिखारियों के गिरोह के 2 परम कौशल फिर से प्रकट हो गए थे। साथ ही हालांकि हॉन्क्यू युवा था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट कमजोर नहीं थी। अब उसने कई प्रमुख संप्रदायों के विशेषज्ञों को हराने के लिए भिखारियों के गिरोह की 2 परम तकनीकों का उपयोग किया था। उसे नंबर 1 संप्रदाय माना जा सकता है जो ढहने की कगार पर था। उसने अपनी स्थिति स्थिर कर ली थी। ये हॉन्क्यू वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। खबर सुनने के बाद हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए लड़कियों से कहा। उन मार्शल कलाकारों की अफवाहों के अनुसार हॉन्क्यू को 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स और डॉग फिनिशर की बहुत गहरी समझ थी। किसी को ये जानना चाहिए कि हुआन फैंग ने उसे केवल थोड़े समय के लिए सिखाया था, लेकिन वह पहले से ही ये करने में सक्षम था। यह कोई आसान काम नहीं था। मार्शल आर्ट में ऐसी प्रतिभा, यहाँ तक कि हुआन फैंग को भी अपनी हीनता पर शर्म आती थी। शायद केवल डुअन यू, वह लड़का जो मार्शल आर्ट सीखना पसंद नहीं करता था, उसकी तुलना उससे की जा सकती थी। मार्शल दुनिया में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि लियाओ साम्राज्य से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा की जाए। हर कोई समझ गया कि सोंग लियाओ के बीच युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। यह अंत से बहुत दूर था। पिछली बार जब वे लियाओ साम्राज्य के जनरल की हत्या करने के बारे में चर्चा कर रहे थे, उन्हें एक जासूस ने धोखा दिया था और इससे पहले कि वे शुरू भी कर पाते, वे पहले ही विफल हो गए थे। इस बार उन्हें सबक मिल गया था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इसे गुप्त रखने की पूरी कोशिश की। हुआन फैंग इस बार मजाक में शामिल नहीं हुआ। इस मामले के बारे में सुनने के बाद वह बस हंसा और उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। संभवतः युवा हॉन्क्यू इस अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ेगा। उसके लिए सेंट्रल प्लेन्स की सेनाओं का नेता बनना असंभव नहीं था। हुआन फैंग सिर्फ कुछ लड़कियों को साथ लेकर आया और मार्शल आर्ट की दुनिया की दिलचस्प कहानियां सुनी। कभी कभी वे मार्शल आर्ट की दुनिया में कुछ कुख्यात बुरे लोगों पर कार्रवाई भी करते और उन्हें सजा भी देते। इससे सुयुमो और लड़कियों को कई बार हीरोइन जैसा महसूस हुआ। जब साल खत्म होने वाला था तब कुछ देश पहले से ही अपने मूल स्वरूप में लौट आए थे। लोगों की जिंदगी भी ठीक हो गई थी, जैसे 1 साल पहले युद्ध नहीं हुआ था। बस कुछ लोग सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे थे आने वाले युद्ध की तैयारी के लिए। हुआन फैंग और ली किंगलो के निर्देशों के तहत पश्चिमी ज़िया ने अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने दी। हुआन फैंग को पता था कि उनके भविष्य के दुश्मन केवल लियाओ साम्राज्य ही नहीं होंगे, बल्कि ग्रेट जिन और मंगोलिया भी होंगे। वे लियाओ साम्राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। रोशनी की एक चमक के साथ वे एक बार फिर असली दुनिया में विला में दिखाई दिए। ली किंगलो असली दुनिया में आने की इस लड़ाई के माध्यम से वही पता लगाने में सक्षम था कि सोंग राजवंश की युद्ध शक्ति में भारी गिरावट आई थी। वे अभी भी किस स्तर पर हो सकते हैं, किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। सोंग जूरी की लड़ाई देखने के बाद ग्रेट ली में भी एक ऐसा देश जो युद्ध लड़ना पसंद नहीं करता था। डुअन यू को लगा कि अगर लोगों की संख्या लगभग समान होती तो उनके लिए सोंग राजवंश को हराना असंभव नहीं था। बेशक बिग ली और सोंग राजवंश के लिए युद्ध शुरू करना आसान नहीं होगा। ग्रेट ली किंगडम में कई लोग थे जो सोंग राजवंश की प्रशंसा करते थे। मुझे आश्चर्य है कि लियाओ सेना आगे क्या निर्णय लेगी, हुआन फैंग ने कहा। ग्रेटर दैन अब जबकि लियाओ सेना ने सोंग राजवंश की सेना को नष्ट कर दिया था, तो इसे एक पुण्य कार्य माना जा सकता है। हालांकि वे पहले ही यहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों को खो चुके थे। 2 लाख से अधिक लोग आए थे, लेकिन अंत में ये कहा जा सकता है कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लियाओ सेना निश्चित रूप से यहाँ वापस आना पसंद करेगी। हुआन फैंग को यकीन नहीं था कि वे युद्ध जारी रखना चुनेंगे या नहीं। इसी तरह डुअन यू को भी नहीं पता था। हालांकि अब वे दोनों क्या कर सकते थे, अब वे केवल एक ही काम कर सकते थे कि समूह में इकट्ठा हों और लगातार एक ही समय में स्काउट भेजें। उन्हें लियाओ सेना की स्थिति के बारे में पता लगाना था और किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहना था। उनमें से कोई भी लियाओ सेना में नहीं मरा, या शायद ये लड़ाई उनके जाने से पहले खत्म नहीं हुई थी। इस समय लियाओ सेना भी इस मामले को लेकर चिंतित थी। वे वास्तव में दुविधा में थे। अगर वे हमला करना जारी रखते हैं, इस समय उन्हें जीतने का आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा भले ही वे जीत गए, ये केवल एक दयनीय जीत होगी। और अगर वे लड़ाई बंद करके कोर्ट में वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें नहीं पता होगा। उन्हें जो इंतजार था वह था परिणाम। उन्होंने इस बार बहुत योगदान दिया था। उन्हें नहीं पता था कि उच्च अधिकारी उनके साथ क्या करेंगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। ये संभव था। जैसे ही वे परेशान महसूस कर रहे थे, उन्हें शाही दरबार के सम्राट का पत्र मिला। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि लियाओ सेना चली गई। इसके अलावा उन्होंने बड़ी मात्रा में आपूर्ति और अनाज पीछे छोड़ दिया। अगले दिन हुआन फैंग ने स्काउट के मुंह से लियाओ सेना के पीछे हटने की खबर सुनी। इसके अलावा इस बार लियाओ सेना का पीछे हटना आसान नहीं था। वे जल्दी में लग रहे थे और केवल हल्के उपकरणों के साथ आगे बढ़ रहे थे। सोंग सेना से जब्त की गई बड़ी मात्रा में रसद और हथियार सब पीछे छोड़ दिए गए थे। 1772 शिक्षक न्यायालय में लौटा है, सम्राट की दामाद को जवाब देते हुए, यह इस तरह है। स्काउट ने उत्तर दिया। हुआन फैंग को देखते हुए उसकी आंखें सम्मान से भर गईं। कल रात लियाओ सेना ने अपना शिविर छोड़ दिया। आज सुबह लियाओ सेना का शिविर खाली था, केवल बड़ी मात्रा में आपूर्ति और हथियार बचे थे।
हमें धोखाधड़ी का डर था, इसलिए हम जांच करने के लिए अंदर गए। लियाओ सेना वास्तव में चली गई थी, लेकिन कोई घात नहीं था। इसके अलावा वे जल्दबाजी में चले गए। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद पश्चिमी जिया सेना के सैनिक वे हुआन फैंग के लिए प्रशंसा और सम्मान से भरे हुए थे। ये सम्मान उनके दामाद होने की पहचान के कारण नहीं था, न ही ली किंगलो के शक्तिशाली संरक्षण के कारण था। ये हुआन फैंग की क्षमता के प्रति उनके सम्मान के कारण था। तीनों दलों में पश्चिमी जिया सेना की क्षमता सबसे कमजोर थी। वे सोंग राजवंश को भी नहीं हरा पाए और इस बार सोंग लियाओ मित्र सेना एक खतरनाक आभा के साथ आई। उनमें से अभी भी बहुत से थे। उनमें से कई पश्चिमी जिया सेना के सैनिक थे, भले ही उन्होंने इसे जोर से न कहा हो। हालांकि वे अपने दिल में निराशावादी भी थे। हालांकि हुआन फैंग के नेतृत्व में उन्होंने एक के बाद एक युद्ध जीते। वास्तव में उनकी ताकत कमजोर हो रही थी और लोगों की संख्या कम हो रही थी। उन्होंने बहुत कुछ नहीं खोया, लेकिन सैनिक युद्ध के मैदान पर हुआन फैंग के नियंत्रण से प्रभावित थे। उन्होंने उसकी रणनीति की और भी अधिक प्रशंसा की। यह उसकी एक के बाद एक रणनीतियों में से एक थी। केवल सोंग लियाओ मित्र सेना में संघर्ष पैदा करके और उसे अलग करके ही उन्हें जीतने का मौका मिला। इसलिए जब पश्चिमी जिया सेना के सैनिकों ने हुआन फैंग को देखा तो वे सभी उसे प्रशंसा से देख रहे थे। हुआन फैंग अब उनसे क्या करवाना चाहता था, वे जो भी करने को कहेंगे वे करेंगे। उनके दिलों में वे हुआन फैंग के लिए प्रशंसा से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कैसे करना है। ये बिल्कुल शुरुआत की तरह था। वे अब भी हुआन फैंग के फैसले पर संदेह करेंगे। हुआन फैंग उन सभी को ग्रेट लियाओ पर हमला करने के लिए ले आया। इन सैनिकों को कोई आपत्ति नहीं होगी। वे सब चले गए। हुआन फैंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, वे बहुत जल्दी में चले गए। ऐसा लगता है कि लियाओ साम्राज्य में कुछ हुआ होगा, क्योंकि लियाओ सेना को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए अब उनमें पश्चिमी जिया सेना को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि उनकी ताकत अभी भी खराब नहीं थी। पश्चिमी जिया सेना और प्रमुख शक्तियों का गठबंधन, उनके लिए लियाओ सेना को निगलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। यही कारण था कि हुआन फैंग और डुआन यू सैनिकों की व्यवस्था करने में इतने सतर्क थे। वे किसी भी समय लियाओ सेना से लड़ने के लिए तैयार थे और उनके दिल में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं थी। इस वजह से भले ही लियाओ सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी, अगर वे अपने देश लौटना चाहते थे, पश्चिमी जिया सेना और ली परिवार के लोगों ने उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लियाओ सेना द्वारा घात लगाए जाने का भी डर था, इसलिए लियाओ सेना आसानी से पीछे हट सकती थी। उन्हें इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने बहुत सी चीजें पीछे छोड़ दी थी, जिससे हुआन फैंग, डुआन यू और अन्य लोगों को फायदा हुआ। इसलिए हुआन फैंग ने अनुमान लगाया कि लियाओ साम्राज्य में कुछ हुआ होगा, अन्यथा लियाओ सेना इतनी जल्दी नहीं निकलती। हालांकि कम समय में लियाओ साम्राज्य के मामलों के बारे में पता लगाना असंभव था। हुआन फैंग केवल किसी को जांच के लिए नियुक्त कर सकता था, जबकि वह डुआन यू युद्ध के मैदान की सफाई जारी रखते थे। लियाओ सेना पहले ही निकल चुकी थी। इस बार सोंग लियाओ मित्र सेना पश्चिमी जिया पर एक साथ हमला करने जा रही थी। इसे आधिकारिक तौर पर समाप्त माना जा सकता है। हालांकि परिणाम कई लोगों की उम्मीदों से परे था। इस युद्ध में सबसे कमजोर पक्ष पश्चिमी जिया था। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं था और उन्होंने बहुत सारा भोजन और आपूर्ति भी जब्त कर ली थी। इसे निश्चित रूप से एक बड़ी जीत माना जा सकता है। लियाओ सेना की तरफ से सोंग सेना ने अपने आधे से ज्यादा लोगों को खो दिया था। वे सभी अलग हो गए थे। अंत में शायद बहुत कम लोग थे जो ग्रेट सोंग में जिंदा वापस लौट सकते थे। लियाओ सेना की तरफ से उन्होंने भी 100,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया था। अंत में उन्हें भी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कहा जा सकता है कि उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सोंग लियाओ मित्र सेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अंत में उन्हें पश्चिमी जिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक भी कदम अंदर नहीं रखा था। शुरू से लेकर अंत तक ये युद्ध पश्चिमी जिया के विदेशी देशों में लड़ा गया था। ये कहा जा सकता है कि पूरे पश्चिमी जिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहर नष्ट नहीं हुआ और लोगों का जीवन सामान्य था। ये बस एक मिथ की तरह था। इस वजह से जब हुआन फैंग की टीम वापस लौटी तो पश्चिमी जिया में लोगों की आवाजें हुआन फैंग की प्रशंसा करते हुए दिखाई दी। इस बार ली किंगलो को उन्हें निर्देश देने की जरूरत नहीं थी। पश्चिमी जिया के अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक, आम लोगों से लेकर आम लोगों तक, वे सभी अनायास ही हुआन फैंग की महान उपलब्धियों का गुणगान करने लगे। पश्चिमी जिया के इतिहास में कुछ शक्तिशाली सेनापति हुए हैं, हालांकि हुआन फैंग की तुलना में कोई नहीं हो सकता। अंतर बहुत स्पष्ट था। ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी जिया में हुआन फैंग की प्रतिष्ठा ली किंगलो से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। दामाद के रूप में उनकी पहचान के अलावा इस समय भी अगर ली किंगलो ने हुआन फैंग को सम्राट बनने दिया तो उसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। ली किंगलो ने हमेशा यही सोचा था। वह युद्ध खत्म होने तक इंतजार करना चाहती थी। हुआन फैंग द्वारा योगदान दिए जाने के बाद भले ही योगदान बहुत बड़ा न हो, वह हुआन फैंग को हुआन फैंग ही रहने देने का प्रस्ताव भी रखेगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआन फैंग इतना बड़ा योगदान देगा। हालांकि हुआन फैंग ने ली किंगलो के सुझाव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। वह पहले से ही अन्य स्थानिक क्षेत्रों में हुआन फैंग बन चुका था। उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। यह उसकी पत्नी थी जो हुआन फैंग बन गई थी। वह भावना कुछ अलग थी। हुआन फैंग को यह भावना काफी पसंद आई। हुआन फैंग को एक देश के राजा को अपने सामने इतना आज्ञाकारी होते देखना अच्छा लगा। ली किंगलो भी हुआन फैंग के बुरे स्वाद के बारे में जानती थी। वह केवल लाल चेहरे के साथ हुआन फैंग को जो चाहे करने दे सकती थी। इसके अलावा हुआन फैंग और ली किंगलो इस स्थानिक क्षेत्र को छोड़कर जा रहे थे और पीछे केवल एक कठपुतली छोड़ रहे थे। इसलिए हुआन फैंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह सम्राट बनने जा रहा था या नहीं। जब हुआन फैंग का समूह पश्चिमी जिया की राजधानी में वापस लौटा तो लियाओ साम्राज्य की खबर आई। हुआन फैंग को आखिरकार पता चल गया कि लियाओ सेना इतनी जल्दी क्यों पीछे हट गई थी। पता चला कि लियाओ साम्राज्य में एक और विद्रोह हुआ था। लियाओ साम्राज्य के वर्तमान सम्राट ने विद्रोह शुरू कर दिया था। उसने सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उसका पद अभी तक सुरक्षित नहीं था। वह इस युद्ध के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी स्थिति अधिक स्थिर हो। शुरुआत में लियाओ सेना मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी जो सोन जून के किसीनों तक लड़ती रही। उन्होंने सोन राजवंश को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और अपमानजनक समझौतों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए। इससे देश में लियाओ साम्राज्य के नए सम्राट की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी।
कुछ लोग जो असंतुष्ट और असंतुष्ट थे, वे केवल अपने विचारों को अपने दिल में छिपा सकते थे। हालांकि जब से लियाओ साम्राज्य के सम्राट ने पश्चिमी ज़िया पर बल प्रयोग करने का फैसला किया, सबसे पहले 50,000 लोग पश्चिमी ज़िया पर हमला करने गए। वे एक फोर्ट को मारने में भी कामयाब नहीं हुए। उस रात वे पश्चिमी ज़िया सेना से हार गए। सेना का कमांडर शिविर में था। मारे जाने के बाद लियाओ सेना को बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि यह अंत नहीं था। लियाओ साम्राज्य के सम्राट इस क्रोध को सहन नहीं कर पाएंगे। पश्चिमी ज़िया सेना ने उन्हें पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। अगर उन्होंने पश्चिमी ज़िया सेना को यह नहीं दिखाया कि वे कितने शक्तिशाली हैं, तो क्या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वजह से उन्होंने सेना को ग्रेट सॉन पर हमला करने का आदेश दिया। ग्रेट सॉन खत्म करने के बाद उन्होंने वेस्ट ज़िया पर हमला जारी रखा। इस समय एक और खबर आई, अभियान के कमांडर इन चीफ को उनके ही शिविर में मार दिया गया। इसके अलावा जिसने उसे मारा वह पश्चिमी ज़िया का दामाद था। इससे लियाओ साम्राज्य के सम्राट को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था। उन्होंने तुरंत अस्थायी कमांडर गुली को पूरे पश्चिमी ज़िया का कत्लेआम करने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने सोंग जुन को भी अपने पीछे चलने का आदेश दिया। एक तो उन्हें मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करना था, दूसरा उनकी प्रतिष्ठा स्थापित करना और उन्हें महान लियाओ की ताकत दिखाना था। हालांकि लियाओ साम्राज्य के सम्राट को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि सोंग लियाओ की 600,000 मजबूत गठबंधन सेना इस तरह होगी। वेस्ट ज़िया और ग्रेट सॉन्ग की सीमा पर सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि सोंग लियाओ की 600,000 मजबूत गठबंधन सेना वेस्ट ज़िया को नहीं हरा पाएगी। उन पर घात लगाकर हमला किया गया और गठबंधन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि लियाओ सेना को भी अधिक से अधिक नुकसान उठाना पड़ा। जब ये खबर लियाओ साम्राज्य तक पहुंची तो इसने तुरंत कुछ लोगों के विचारों में उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। आखिरकार वर्तमान सम्राट ही वह था जिसने मुसीबतें खड़ी करके सिंहासन हासिल किया था। इसके अलावा उसे सिंहासन पर चढ़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। इस प्रकार वह लियाओ को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। अगर उसकी सेना बाहर युद्ध जीतती रही तो ये ठीक रहेगा। हालांकि भले ही देश के भीतर के लोगों के पास कोई गुप्त उद्देश्य हो, वे केवल सहन कर सकते थे। हालांकि अब जबकि लियाओ साम्राज्य पश्चिमी ज़िया द्वारा अवरोध हो चुका था, नुकसान और भी बड़ा होता जा रहा था। सम्राट की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई थी। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने अपने विचार रखने लगे थे। हालांकि अब जबकि लियाओ साम्राज्य पश्चिमी ज़िया द्वारा अवरोध हो चुका था, नुकसान और भी बड़ा होता जा रहा था। सम्राट की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई थी। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने अपने विचार रखने लगे थे। जब लियाओ सेना के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के गिरे होने और मारे जाने की खबर लियाओ राज्य में फैली तो पूरा लियाओ राज्य पहले से ही दहशत में था। बहुत से लोग पलायन करने लगे। लियाओ राज्य के सम्राट ने खतरे को भांप लिया था। यही वजह थी कि उन्होंने लियाओ सेना को पश्चिमी ज़िया सेना पर हमला न करने और जितनी जल्दी हो सके देश वापस लौटने को कहा। वह दूसरों को परेशानी पैदा करने से रोकना चाहते थे। हालांकि लियाओ सेना अभी भी एक कदम बहुत देर से थी। जब वे लियाओ राज्य में वापस लौटे, लियाओ राज्य में पहले से ही एक आंतरिक कलह हो चुका था। इसके अलावा ये सेना एक लंबी यात्रा पर थी। वे बहुत थके हुए थे। देश लौटे ही उनके लिए युद्ध के मैदान में दिखाई देना बहुत मुश्किल था। जब वे ठीक हो गए और लड़ाई शुरू कर दी, पूरे लियाओ राज्य में सब कुछ अराजकता में था। जब हुआन फैंग ने ये खबर सुनी तो वह अवाक रह गया। हालांकि इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उसे वास्तव में यह अजीब नहीं लगा। लियाओ साम्राज्य का वर्तमान सम्राट एक उपद्रवी था। वह बस जनता को मना नहीं सकता था। अब जब वह कमजोर अवस्था में था, ये समझना आसान था कि उसने विद्रोह क्यों शुरू किया था। इसके अलावा पश्चिमी ज़िया में लियाओ साम्राज्य को बहुत नुकसान हुआ था। अब आंतरिक कलह को जोड़ते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि एक बार यह आंतरिक संघर्ष सुलझ गया, चाहे कोई भी शीर्ष पर पहुंचे, लियाओ साम्राज्य की ताकत बहुत कम हो जाएगी। उनके लिए इस तरह से पतन के रास्ते पर चलना असंभव नहीं था। उस समय वेस्ट ज़िया की बात तो दूर, ग्रेट सॉन्ग भी जिसे अभी अभी लियाओ सेना ने हराया था, अब उसे लियाओ सेना से डर नहीं लगेगा। इसके अलावा हुआन फैंग को यह भी पता था कि लियाओ साम्राज्य से भी ज्यादा खतरनाक एक राजवंश स्थापित होगा और वे लियाओ सेना से भी ज्यादा क्रूर होंगे। हुआन फैंग पहले से ही सोच रहा था कि क्या उसे उन लोगों को मार देना चाहिए। उसने उन्हें पालने में ही मार दिया था। चाहे जो भी हो, लियाओ साम्राज्य के आंतरिक कलह के कारण पश्चिमी ज़िया और लियाओ साम्राज्य के बीच युद्ध अंततः समाप्त हो गया था। वे दुश्मन बने रहेंगे या सहयोगी, ये लियाओ साम्राज्य के रवैये पर निर्भर करता था। इस जीत के साथ पश्चिमी ज़िया सेना को भविष्य में लियाओ सेना का सामना करने में डर नहीं लगेगा। 1773 युद्ध के बाद संबंध युद्ध समाप्त होने के बाद लियाओ साम्राज्य में भी आंतरिक संघर्ष हुआ। स्वाभाविक रूप से पश्चिमी ज़िया ने एक भोज का आयोजन किया। संयोग से डुआनियो और महान ली साम्राज्य के कई सिविल सेवक और जनरल भी मौजूद थे। इस उत्सव भोज का पैमाना, इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी बेहतर हो गए। जहां तक हुआन फैंग और डुआनियो की बात है तो उन्हें साथ में शराब पीते हुए बहुत समय हो गया था। इस बार उन्होंने स्वाभाविक रूप से जी भरकर शराब पी। यह अफसोस की बात है कि बड़ा भाई यहाँ नहीं है, अन्यथा हम तीनों निश्चित रूप से अपने दिल की इच्छा के अनुसार पी सकते थे। डुआनियो ने झुंझलाहट के साथ कहा। वे भाई थे जो साथ में शराब पी रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने शराब को बाहर निकालने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। आखिरकार डुआनियो की शराब सहनशीलता बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए उसे भ्रमित होने में अधिक समय नहीं लगा। दूसरी ओर हुआन फैंग डुआनियो से ज्यादा बेहतर नहीं था। वह अच्छे मूड में था और उन दोनों ने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए उन्होंने अनजाने में बहुत ज्यादा शराब पी ली। ये सही है, बड़े भाई की शराब की सहनशीलता बहुत अधिक है। मुझे डर है कि हम दोनों मिलकर भी बड़े भाई की शराब की सहनशीलता जितनी अच्छी नहीं है। हुआन फैंग ने भी कहा। ये सच है। डुआनियो ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसे वो समय याद आया जब वह पहली बार कियाओ फेंग से मिला था। उसने कियाओ फेंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा पर भरोसा किया। अंत में वे बराबरी पर थे। हालांकि कियाओ फेंग ने अपनी सच्ची शराब सहनशीलता पर भरोसा किया जबकि डुआनियो ने धोखेबाजी पर भरोसा किया। उनकी शराब सहनशीलता बिल्कुल भी एक समान स्तर पर नहीं थी। वास्तव में यह अच्छा है कि बड़ा भाई यहाँ नहीं है, हुआन फैंग ने आह भरते हुए कहा। अन्यथा मुझे आश्चर्य है कि दो देशों को इस तरह मौत से लड़ते देखना उसके लिए कितना असहज होगा।
ये सही है। डुआन यू ने भी आह भरी और कहा, बिग ब्रदर एक ऐसा व्यक्ति है जो दोस्ती और वफादारी को महत्व देता है। सॉन्ग लोगों ने उसे बड़ा किया, उन्होंने उसे पढ़ना और खुद का व्यवहार करना सिखाया, उन्होंने उसे मार्शल आर्ट भी सिखाया। अपने दिल में उसने हमेशा खुद को एक सॉन्ग के रूप में सोचा था। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक हिटमैन था। उसके दिल में शायद वह इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया था। सॉन्ग लियाओ के दो देशों के बीच युद्ध, अगर बड़ा भाई यहाँ होता तो उसे निश्चित रूप से सबसे बुरा लगता। हुआन फैंग और डुआन यू ने कियाओ फैंग के दिल की मुश्किलों को समझा। युद्ध के बीच में फंसने के कारण चाहे वो कोई भी निर्णय ले, उसे दर्द महसूस होगा और दूसरों द्वारा डांटा जाएगा। यह एक बहुत ही अप्रिय भावना होनी चाहिए। इसलिए हालांकि हुआन फैंग और डुआन यू को कियाओ फैंग की याद आती थी, वे दोनों जानते थे कि शायद मौत ही कियाओ फैंग का असली घर था। केवल उस समय ही वो वास्तव में आजाद हो सकता था। इसके अलावा कियाओ फैंग ने उस व्यक्ति को अपने हाथों से मार डाला था जिसे वह प्यार करता था। इससे उसे अपराध बोध हुआ। अगर वह जिंदा भी होता तो भी वह कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता था। इसलिए हुआन फैंग ने हमेशा सोचा था कि कियाओ फैंग स्वर्गीय ड्रैगन आर्ट डिवीजनों की दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति था। ऐसा दुखद नायक हर किसी की पसंद के लायक था। आओ बड़े भाई के लिए टोस्ट करें, हुआन फैंग ने कहा। फिर उसने आकाश की ओर संकेत किया और अपने कटोरे में भरी शराब को अपने सामने जमीन पर छिड़क दिया। डुआन यू ने भी यही किया। बड़े भाई, मैं भी आपके लिए टोस्ट करता हूँ। 74। उसके बाद उन दोनों ने फिर से कटोरा भर लिया और पीने लगे। हुआन फैंग और डुआन यू शराब पी रहे थे। उनके परिवार के सदस्य भी आपस में बातें कर रहे थे। इस बार भी डुआन यू अकेले नहीं आया था। वांग युयान, झोंग लिंग और दूसरे लोग भी आए थे। इस आदमी को अपने पिता का बिगड़ल व्यक्तित्व पूरी तरह विरासत में मिला था। वह स्वाभाविक रूप से बिगड़ल व्यक्ति था, हुआन फैंग से भी ज्यादा। इसलिए वह जहां भी जाता था अपनी औरत को साथ ले जाना पसंद करता था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके अलावा चाहे वह वांग युयान हो, झोंग लिंग हो या म्यू वान किंग, वे सभी जियांगू के बच्चे थे और लड़ने के आदी थे। वे सू युमो और दूसरी लड़कियों से भी ज्यादा अनुभवी थे। इसलिए डुआन यू का उनके साथ होना समझ से परे नहीं था। दूसरी ओर सू युनो और अन्य लड़कियां वांग युयान और अन्य लड़कियों के साथ अच्छी बातचीत कर रही थी। सू युमो, तांग मुक्सू और अन्य लोगों के वास्तविक दुनिया के अनुभवों ने उनकी क्षितिज को व्यापक बना दिया था। वे बहुत सी बातें जानते थे और वे बहुत सी बातें समझते भी थे। यहाँ आने से पहले उन्होंने हेवनली ड्रैगन आर्ट डिवीजन उपन्यास भी पढ़ा था। इसलिए वांग युयान और अन्य लड़कियों के स्वभाव के बारे में वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से वे बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर सकते थे। वांग युयान और अन्य लड़कियों ने जो कहानियां सुनाई वे सुयुमो और अन्य लड़कियों को भी बहुत पसंद आई। सभी ने बड़ी दिलचस्पी से सुनी। चूंकि युद्ध पहले ही शांत हो चुका था, इसलिए सेना 2 दिन तक पश्चिमी जिया में रुकी। फिर वे देश लौटने के लिए निकल पड़े। जहां तक डुआन यू और वांग युयान का सवाल है, वे वापस लौटने से पहले पश्चिमी जिया में 10 दिन और रुके। यह माना जा सकता है कि हुआन फैंग और अन्य लोगों के साथ उनकी अच्छी मुलाकात हुई। हुआन फैंग भी ऐसे अवसर का आनंद लेता था। वह जानता था कि भविष्य में वह इस जगह को छोड़ देगा और अपने स्वयं भाई डुआन यू से मिलना चाहेगा। यह इतना आसान नहीं होगा। इसलिए इन कुछ दिनों में उसका अधिकांश समय डुआन यू के साथ कविताओं और गीतों के बारे में बात करते हुए बीता। उन्होंने मार्शल आर्ट की साधना और इसी तरह की अन्य बातें की। सू युमो और दूसरी लड़कियों के साथ भी उनके पास कम समय था। हालांकि हुआन फैंग की कविता कौशल औसत थी, लेकिन उसे हुआक्सिया के हजारों साल के इतिहास की कई क्लासिक कविताएं और कविताएं याद थी। अब जब वह डुआन यू से बात कर रहा था तो कोई समस्या नहीं थी। डुआन यू को मार्शल आर्ट से ज्यादा कविता और गाने में दिलचस्पी थी। उसे नहीं पता था कि हुआन फैंग भी इन चीजों में अच्छा था। अब जब उसे अचानक इसका एहसास हुआ तो वह खुशी से पागल हो गया। वे दोनों कुछ दिनों तक बातें करते रहे। उन्हें समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा कोई बोझ नहीं है जो कभी खत्म न हो। लियू, अपना ख्याल रखना, मैं पहले निकल जाऊंगा। इस दिन डुआन यू वांग युयान और अन्य लड़कियों को हुआन फैंग को विदाई देने के लिए लाया था। तीसरे भाई, रास्ते में सावधान रहना, हुआन फैंग ने भी कहा। मुझे नहीं पता कि इस बार हम फिर कब मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, तीसरे भाई। आखिरकार ये बुजिया की दुनिया थी और वहाँ कोई फोन कॉल नहीं था। इसके अलावा वे यात्रा करने के लिए केवल गाड़ियों का उपयोग कर सकते थे। वे सिया ग्रेट जिया से बहुत दूर था। डुआन यू ग्रेट ई का सम्राट भी था। भले ही हुआन फैंग इस जगह पर रहना जारी रखे, लेकिन उन दोनों के पास मिलने के ज्यादा मौके नहीं थे। डुआन यू के चेहरे पर भी विदा लेने की अनिच्छा थी। उसने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, लियू, अपना भी ख्याल रखना। अगर मौका मिला तो मैं लियू से कविता के बारे में सलाह लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हुआन फैंग ने अजीब तरह से मुस्कुराया। डुआन यू में वाकई इस मामले में प्रतिभा थी। वह डुआन यू होने का नाटक कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे डुआन यू और कियाओ फैंग शराब पी रहे थे। डुआन यू ने ऐसा नतीजा पाने के लिए धोखा किया, लेकिन हुआन फैंग का मौजूदा व्यवहार, दरअसल उसमें और धोखा देने में ज्यादा अंतर नहीं था। इसके अलावा इन कुछ दिनों में हुआन फैंग ने उन्हें वह सब कुछ बता दिया था जो वह जानता था। अगर डुआन यू अभी भी नहीं गया और उन दोनों ने चर्चा जारी रखी तो शायद उसकी पोल खुल जाएगी। डुआन यू के जाने से पहले दोनों ने कुछ देर और बातचीत की। दूसरी तरफ वांग युयान और दूसरी लड़कियों ने भी सू युमो और दूसरी लड़कियों को अलविदा कहा। इस दौरान न केवल हुआन फैंग और डुआन यू के बीच संबंध करीब थे, बल्कि लड़कियों के बीच का रिश्ता भी बेहतर था। हुआन फैंग, सू युमो और अन्य लड़कियां डुआन यू की पीठ पर तब तक नजर रखती रही जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उसके बाद ही वे शाही महल में वापस लौटे। यद्यपि युद्ध अस्थायी रूप से समाप्त हो चुका था, फिर भी हुआन फैंग सोंग लियाओ की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा था। अगले कुछ दिनों में हुआन फैंग को एक के बाद एक सभी तरह की खबरें मिली। ग्रेटर दैन, सबसे पहले लियाओ सेना द्वारा तितर बितर की गई सोंग सेना एक के बाद एक सोंग राजवंश में लौट आए। हालांकि जब वे चले गए तो उनकी संख्या 3 लाख युआन से ज्यादा थी। जब वे वापस लौटे केवल 30,000 लोग ही बचे थे और उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ था। इसके अलावा उन्हें अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला था। स्वाभाविक रूप से सोंग राजवंश के सम्राट क्रोधित हो गए। उन्होंने सेनापतियों को मार डालने का आदेश दिया। उसके बाद सांग राजवंश के सम्राट ने अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए पश्चिमी जिया में सभी प्रकार के सोने, चांदी और खजाने पहुंचाने के लिए लोगों को भेजा।
यह एक मजाक था। उन जनरलों के व्यवहार के कारण सोम राजवंश और लियाओ साम्राज्य के बीच संबंध एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए। सोम राजवंश के प्रति लियाओ साम्राज्य की महत्वाकांक्षा के अलावा इसलिए सोम लियाओ और वेस्या के बीच संबंध पहले से ही बहुत खराब थे। अगर वेस्या के साथ उनके संबंध और खराब हो गए तो सोम राजवंश खतरे में पड़ जाएगा। अगर उन्हें पता होता कि सैकड़ों हजारों की सेना ने पश्चिमी ज़िया पर विजय प्राप्त कर ली है तो ये ठीक होता। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इससे सोम राजवंश के सम्राट को एक ही समय में शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अपने दिल में डर भी गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पश्चिमी ज़िया की सेना की युद्ध शक्ति इतनी मजबूत होगी। सैकड़ों हजारों सोम सैनिक सोम राजवंश के सबसे सक्षम पुरुष थे। अंत में उनमें से लगभग सभी मारे गए, हालांकि उनमें से कई को लियाओ साम्राज्य ने मार डाला। हालांकि वापस आए सैनिकों के विवरण से सोम राजवंश के सम्राट समझ सकते थे कि पश्चिमी ज़िया कितना शक्तिशाली था। वे पहले ही एक शक्तिशाली दुश्मन को नाराज कर चुके थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे किसी और को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लोगों को बातचीत करने या माफी मांगने के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि उनके पास वेस्ट ज़िया पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें लियाओ साम्राज्य से खतरा था। वास्तव में वे वेस्ट ज़िया पर हमला करना ही नहीं चाहते थे। दोनों देशों को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। हुआन फैंग ने कुछ देर सोचा और सद्भावना स्वीकार कर ली। उसके पास ग्रेट सॉन्ग के लिए लड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी। वह जानता था ग्रेट सॉन्ग का क्षेत्र विशाल था, हालांकि सोम राजवंश की सेना कमजोर थी। हालांकि यह अभी भी एक स्वर्गीय राजवंश था। सोम राजवंश में अभी भी कई कुलीन प्रतिभाएं थीं। अगर उसे बहुत ज्यादा धकेला गया तो वे प्रतिभाएं सामने आ सकती हैं। पश्चिमी ज़िया के लिए ये केवल एक छोटा सा देश था। भले ही वे इस बार युद्ध जीत गए, उन्होंने सोम राजवंश से बहुत सारे लाभ भी प्राप्त किए थे। वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति और महान गीत के बीच एक बड़ा अंतर था, इसलिए दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना स्पष्ट रूप से बुरा नहीं था। आखिरकार हुआन फैंग को वास्तव में पैसा कमाने की परवाह थी, न कि वास्तव में पूरी दुनिया को एकजुट करने की। जब तक दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहेंगे, हुआन फैंग के प्रभाव में लोग आसानी से ग्रेट सॉन्ग में प्रवेश कर सकेंगे और व्यापार कर सकेंगे। हुआन फैंग इस परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। इस प्रकार सोम राजवंश और पश्चिमी ज़िया के बीच संबंध ऐसे ही तय हो गए। दूसरी ओर ग्रेट लियाओ की ओर से खबर आई। ये लियाओ साम्राज्य का सम्राट था जिसने ग्रेट सॉन्ग के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। उसे पहले ही मन से खदेड़ दिया गया था। अब उसके लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही थी। जहां तक नए सम्राट की बात है तो वह पश्चिमी ज़िया के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त कर रहा था। साथ ही वह सोम राजवंश पर दबाव डाल रहा था, उन्हें पिछले समझौते का पालन करने का संकेत दे रहा था। वह ग्रेट लियाओ को हर तरह की चीजों के लिए मुआवजा देता रहा। लियाओ साम्राज्य के उच्च वर्ग को भी पता था कि पश्चिमी ज़िया ऐसी जगह नहीं है जहां पर खिलवाड़ किया जा सके। वे यहाँ पहले ही बहुत से लोगों को खो चुके थे और चूंकि वे उन्हें हरा नहीं सकते थे, जाहिर है कि इसकी भरपाई के लिए यह एक अच्छा विकल्प था। ग्रेट सॉन्ग काफी बड़ा था। अगर उन्हें लाभ चाहिए था तो वे ग्रेट सॉन्ग में जाकर उन्हें प्राप्त कर सकते थे। ग्रेट सॉन्ग की युद्ध शक्ति के साथ कोई भी तरीका नहीं था जिससे वह उनका विरोध कर सके। 1777 गेम कंपनी के लिए सिवाय टैंग जी की आखिरी बात के जिसने हुआन फैंग को थोड़ा दुखी कर दिया। स्पेस टाइम कार फैक्ट्री से कोई अच्छी खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह बेहतर से बेहतर होती जा रही है। पूरी फैक्ट्री ऊपर से नीचे तक दमदार ताकत से भरी हुई थी। कई कर्मचारी यहाँ काम करने में गर्व महसूस कर रहे थे। आखिरकार ये दुनिया की एकमात्र जगह थी जहाँ होवई कारें बनाई जा सकती थी, और होवई कारें जो धीरे धीरे उनके हाथों में आकार ले रही थी वे भी हर जगह बिकती थी। ये फैक्ट्री पूरी दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी फैक्ट्री थी। खाने के बाद हुआन फैंग ने जाने से पहले थोड़ी देर के लिए ताम जी के साथ बातचीत की। इस समय गेट के चारों ओर अभी भी बहुत से लोग थे। हुआन फैंग ने अपना सबक सीख लिया था और इस बार मुख्य द्वार से नहीं चला। इसके बजाय वह मुख्य प्रवेश द्वार से चला गया। पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद ही उसे फिर से घेरा नहीं गया। अन्यथा जब उसकी पहचान उजागर हुई वह सुरक्षित रूप से इस जगह से निकल पाएगा या नहीं यह अज्ञात था। हुआन फैंग स्पेस टाइम कार फैक्ट्री से जाने के बाद सीधे अपने नए व्यवसाय में चला गया। यह एक गेम कंपनी थी जो कुछ समय पहले ही स्थापित हुई थी। हुआन फैंग के जाने से पहले वर्चुअल गेम जिसे सफलतापूर्वक विकसित किया गया था अब इस कंपनी के नाम से था। इस कंपनी के प्रभारी व्यक्ति का नाम हेबो था और वह एक वापस आया हुआ व्यक्ति था। हुआन फैंग ने उसे दूसरी कंपनियों से अपने साथ लिया था। इस बारे में बात करते हुए हालांकि हुआन फैंग के पास बहुत सारे व्यवसाय थे, लेकिन उनके व्यवसायों में शीर्ष पर प्रबंधन। आमतौर पर उनकी शैक्षणिक योग्यता औसत थी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल उनके सहपाठियों और दोस्तों द्वारा भी किया जाता था। वो लिया भी एक दूसरे दर्जे का विश्वविद्यालय स्नातक था। जब वह कारखाने का प्रभारी था तो उसके पास बहुत अधिक सामाजिक अनुभव भी नहीं था, और इस तरह वहाँ केवल एक ही छात्र था जो विदेश से लौटा था और उसके पास पीएचडी थी। हुआन फैंग ने हेबो को अपने साथ मिला लिया। इसका एक कारण ये था कि उनकी कंपनी का कारोबार बढ़ रहा था। हालांकि शैक्षणिक योग्यताएं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन कभी कभी ये वास्तव में कुछ लोगों की क्षितिज को सीमित कर देती थी। इसके अलावा इस खेल के लिए हुआन फैंग का प्रारंभिक लक्ष्य इसे एक ही समय में दुनिया भर में खोलना था। इसलिए विदेशी बाजार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। विदेशी रिटर्न में अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति था, उसके लिए इस मामले का प्रभारी होना अधिक सुविधाजनक होगा। इसे कंपनी का फ्रंट डोर भी माना जा सकता है। हेबो इस साल पहले से ही अपने 30वें दशक में थे। हुआन फैंग के घर आने से पहले उन्होंने विदेश में एक प्रौद्योगिकी कंपनी में काम किया था। देश लौटने के बाद उन्होंने चीन में एक प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी कंपनी में भी कुछ समय तक काम किया, और उनकी स्थिति कम नहीं थी। बेशक उनके पास ऐसा करने की क्षमता थी, अन्यथा वह उस पद तक नहीं पहुंच पाते। राष्ट्रपति हुआन, आप यहाँ हैं। ये जानते हुए कि हुआन फैंग आ रहे हैं, हेबो यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हेबो को समुद्र से लौटा एक डॉक्टर माना जाता था। अपने पिछले अनुभव के अलावा उसे एक घमंडी व्यक्ति होना चाहिए था। वास्तव में ऐसा ही था। हालांकि जब हुआन फैंग जैसे दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय के स्नातक का सामना हुआ तो उसके पास अहंकार का जरा भी अंश नहीं था। ये पूरी तरह से इसलिए नहीं था क्योंकि हुआन फैंग उसका बॉस था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआन फैंग का अनुभव पूरी तरह से उसकी प्रशंसा के योग्य था।
हेबो भी हुआक्सिया के नागरिक थे। उन्होंने हुआक्सिया में एक प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी कंपनी में भी काम किया था। स्वाभाविक रूप से वह देश के कामकाजी माहौल को समझते थे और हुआन फैंग इतनी कम उम्र में काम करने में सक्षम थे। बिना किसी पृष्ठभूमि के वह इस स्तर तक विकसित हो गए थे। ये कई लोगों को उनका सम्मान करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि हेबो को गर्व था, लेकिन हुआन फैंग जैसे राक्षसी प्रतिभा का सामना करते समय वह ये भी जानता था कि उसे गर्व करने का कोई अधिकार नहीं है। हुआन फैंग की तुलना में उनकी छोटी उपलब्धि कुछ भी नहीं थी। हुआन फैंग के प्रति उनकी प्रशंसा और टाइम एंड स्पेस कंपनी के प्रति उनकी जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने दूसरी कंपनी छोड़ दी थी। तैयारियां कैसी चल रही हैं? हुआन फैंग ने चलते हुए पूछा। वे सभी तैयार हैं, हेबो ने कहा। इस अवधि के दौरान हम गेमिंग उपकरण बनाने के लिए अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं। गेम हेलमेट और गेम केबिन सहित कुल 3 मिलियन इकाइयां बनाई गई हैं। हम इन गेम उपकरणों के उत्पादन के लिए अभी भी ओवरटाइम काम कर रहे हैं। देश में उनमें से 1 मिलियन बचे थे और बाकी को विदेशों में ले जाया गया। कल से हम उन्हें दुनिया भर में बेचेंगे और हम लंबे समय से विज्ञापन कर रहे हैं। अब जब हम जानते हैं कि हमारी कंपनी के पास एक नया गेम है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा इस समय के दौरान स्पेस टाइम कार की विस्फोटक बिक्री हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। हेबो हुआन फैंग के पास गया और उसे स्थिति समझाई। इस गेम कंपनी का नाम टाइम गेम रखा गया था। हुआन फैंग ने पहले स्पेस एंड टाइम कॉर्पोरेशन स्थापित करने की योजना बनाई थी, इसलिए जब उसने इन कंपनियों का नाम रखा तो ये लगभग एक जैसा था। इसके अलावा वे एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। उदाहरण के लिए हेबो ने जो कहा वह ये था कि टेम्पोरल कार हाल ही में बिक्री पर थी। कुछ समय पहले स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट भी आग की तरह था। इस तरह उनके भाई टेम्पोरल गेम एक हद तक विज्ञापन के उपचार का आनंद लेते थे। आखिरकार नाम लगभग एक जैसे थे और मालिक भी एक ही थे। जब अन्य लोगों को टेम्पोरल कार और स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट के बारे में पता चला तो वे स्वाभाविक रूप से टेम्पोरल गेम के बारे में उत्सुक होंगे। 3 मिलियन, ये बहुत कम है, हुआन फैंग ने कुछ असंतोष के साथ कहा। उन्होंने 1 महीने से अधिक समय तक तैयारी की थी। वह केवल 3 मिलियन इकाइयों के उत्पादन से बहुत संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार उन्होंने इसके लिए 2 कारखाने खरीदे थे। हुआन फैंग के अनुमान के अनुसार इनका उपयोग कुछ उपकरणों के उत्पादन के लिए किया जाता था। इस समय उनमें से कम 5 मिलियन होने चाहिए। हुआन फैंग को अपने खेल पर पूरा भरोसा था। ये पिछली हुई कारों की तरह ही था, वे सभी ग्राउंड ब्रेकिंग उत्पाद थे। पूरे बाजार में कोई समान उत्पाद नहीं थे। प्रौद्योगिकी के मामले में वे अन्य समान उत्पादों से आगे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अग्रणी उत्पाद थे। जब तक उन्हें बाहर धकेला जाता वे निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय होते। और 3 मिलियन चैनल स्पष्ट रूप से हुआन फैंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। किसी को ये जानना था कि देश के सभी लोकप्रिय खेलों में सैकड़ों हजारों लोग ऑनलाइन थे। जहां तक विदेशों में बड़े खेलों की बात है तो लाखों लोग ऑनलाइन थे। यह कोई बड़ी खबर नहीं थी। हुआन फैंग ने सोचा कि यह खेल निश्चित रूप से वर्तमान में चल रहे खेलों से बेहतर होगा। केवल 3 मिलियन गेम स्वाभाविक रूप से उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे। भले ही वह 5 मिलियन गेम चाहता हो, लेकिन वह इस समय के लिए उसका लक्ष्य होगा। यह अभी भी उसकी अपेक्षा से बहुत दूर था, क्योंकि शुरुआत में बाजार की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी, इसलिए कंपनी के कई लोगों ने इस गेम को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसलिए हेबो ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा। हुआन फैंग रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। उसने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि यह एक युग को परिभाषित करने वाला खेल है। संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, हेबो ने तुरंत कहा। हालांकि वह अभी कुछ समय पहले ही इस कंपनी में आया था। उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक नहीं थी, इसलिए कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें वह अकेले नहीं बदल सकता था। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। उसने भी स्थिति को समझा और कहा, वे दूरदर्शी लोग, बस इसे मेरे लिए खोल दें। इस गेम कंपनी ने इसे जल्दबाजी में खोला। जाहिर है हुआन फैंग इसके लिए तैयार नहीं था। इसे खोलने के बाद वह स्वर्गीय ड्रैगन आर्ट डिवीजनों की दुनिया में चला गया, इसलिए उसके पास इस पर खर्च करने के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा नहीं थी। इस कंपनी में हेबो जैसे कई कर्मचारी थे। हुआन फैंग के पास मध्यस्थ हेडहंटर द्वारा भर्ती किए गए लोगों को भर्ती करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वह उन्हें पोषित करना चाहता था और मध्यस्थ हेडहंटर के जरिए कुछ अनुभवी कर्मचारी ढूंढना चाहता था। वह जल्द से जल्द कंपनी को चालू करना चाहता था। हालांकि हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि कंपनी संगठित होगी। इसने काम करना भी शुरू कर दिया। यहाँ के कुछ लोग सक्षम और अनुभवी थे, हालांकि वे अभी भी तालमेल नहीं रख पाए। ये थोड़ा बहुत संकीर्ण था। इसके अलावा हेबो अभी आया था, इसलिए उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे। क्योंकि वह यहाँ नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अंतिम निर्णय नहीं ले सकता था। हालांकि हुआन फैंग ने हेबो को ऐसा करने का अधिकार देने का फैसला किया था। वह उन दूरदर्शी लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। जब तक कोई अंधा नहीं होता तब तक वह इस खेल की विशिष्टता देख सकता था। अंत में वे लोग अभी भी इतने दूरदर्शी थे। हुआन फैंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक है प्रेसिडेंट हुआन, मुझे पता है कि अब क्या करना है। हुआन फैंग की तलवार मिलने के बाद हेबो को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन लोगों की वजह से उसे जो घुटन महसूस हो रही थी वह अब दूर हो गई थी। दरअसल हेबो को भी पता था कि बाजार से मिलने वाली प्रतिक्रिया बेहतर होती जा रही है। कुछ लोगों को पहले से ही इसका पछतावा था और वे और अधिक उत्पादन उपकरण जोड़ना चाहते थे, हालांकि वे समय पर ऐसा नहीं कर पाए। इसके अलावा हेबो को लगा कि ये केवल इस क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में बहुत देर हो चुकी थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति अब इसे समझ सकता है। जाहिर है ये लोग ज्यादा से ज्यादा सामान्य लोग थे, प्रतिभा नहीं। उन्हें रखना बेकार था क्योंकि कंपनी का मुख्यालय अभी तक स्थापित नहीं हुआ था। हुआन फैंग के बैनर तले सभी कंपनियां, वे सभी काम करने के लिए अपने अपने स्थान की तलाश कर रही थी, लेकिन वे सभी एक ही स्थान पर नहीं थी। स्पेस टाइम गेम का कार्यालय एक कार्यालय भवन में स्थित था जो पूरी मंजिल पर फैला हुआ था। आखिरकार हुआन फैंग का प्रारंभिक लक्ष्य छोटा नहीं था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से वापस जाकर छोटी मोटी लड़ाई नहीं करेगा। राष्ट्रपति हुआन, राष्ट्रपति हुआन। हुआन फैंग को आते देख कर्मचारियों ने एक के बाद एक उसका अभिवादन किया। इन लोगों ने हुआन फैंग को कई बार नहीं देखा था। आखिरकार उनके आने के कुछ समय बाद ही हुआन फैंग स्वर्गीय ड्रैगन आर्ट डिवीजनों की दुनिया में चले गए थे। उनके पास इन लोगों से बातचीत करने का कोई समय नहीं था। हालांकि इन लोगों को अभी भी हुआन फैंग का बॉस याद था।
हुआन फैंग ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। इस अभिव्यक्ति ने कुछ लोगों को दोषी महसूस कराया। आखिरकार उन्हें पता था कि उन्होंने पहले क्या किया था। हालांकि अब इसे सुधारने में बहुत देर हो चुकी होगी। वे केवल अपने दिल में प्रार्थना कर सकते थे कि हुआन फैंग उनके लिए चीजों को मुश्किल न बनाए। हुआन फैंग हेबो के कार्यालय में आए और उनसे कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी सुनी। अधिक विस्तृत जानकारी। आमतौर पर विकास पूरा नहीं था। गेमिंग उपकरणों की कमी के अलावा प्रचार के मामले में, बाद के संचालन के मामले में वे अच्छी तरह से तैयार थे। प्रभाव भी काफी अच्छे थे। बेशक उन्हें विस्तृत जानकारी जानने के लिए कल तक इंतजार करना होगा। 1778 प्रवक्ता को खोजे, बहुत बढ़िया। हुआन फैंग ने रिपोर्ट सुनने के बाद हेबो की प्रशंसा की। वास्तव में गेमिंग उपकरणों की कमी के अलावा हेबो ने अन्य पहलुओं में अच्छा काम किया। जनसंपर्क के इस दौर के बाद समय और स्थान के खेल ने दुनिया के 10 से अधिक प्रमुख देशों को खोल दिया और एजेंट ढूंढ लिए। कल खेल उपकरण एक ही समय में जारी किए जाएंगे और ये एजेंट अपने अपने देशों में एक निश्चित पैमाना होता है। कोई अज्ञात कंपनी नहीं। जाहिर है ऐसा करने के लिए हेबो और बहुत सारा खून। हुआन फैंग इस बात से बहुत संतुष्ट थे कि वे एक ही समय में 10 से ज्यादा बड़े देशों में गेमिंग उपकरण जारी कर सकते हैं। हालांकि कहा जाता था कि इसे पूरी दुनिया में एक ही समय में जारी किया गया था, लेकिन शुरुआत में हुआन फैंग को लगा कि अगर 7 या 8 देश एक ही समय में बिक सके तो अच्छा रहेगा। जहां तक बाकी देशों की बात है तो गेम शुरू होने के बाद वे धीरे धीरे बाजार खोलेंगे। अब हेबो जो कर रहे थे वह हुआन फैंग की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। इससे उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। हेबो ने इस क्षेत्र में भी अच्छा काम किया था। उन्होंने कार के प्रचार प्रसार में अच्छा काम किया था। उन्होंने समय और स्थान कार के अवसर का लाभ उठाकर 2 कारों का प्रचार किया। स्पेस टाइम कार को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी सभी एक ही मालिक थे। इसके अलावा इस तरह के प्रचार प्रसार इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। टाइम कार की प्रतिष्ठा और प्रचार में किए गए अपने निवेश की बदौलत टाइम कार कुछ ही समय में मशहूर हो गई। ये चीन और विदेशों में भी काफी मशहूर थी। खासतौर पर चीन में पहले की टाइम कार ने चीन के लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया था। टाइम कार के बारे में सभी की अच्छी धारणा थी। अब टाइम कार के मालिक ने ऐसी कंपनी में निवेश किया था और जिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग थे, खासकर वे युवा लोग। युवा लोगों के विचार ज्यादा क्रांतिकारी थे। स्पेस टाइम कार ने उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया और वे चिल्लाने लगे, घरेलू कारें ऊपर उठो। ये वही समूह था जिसने स्पेस टाइम कार का सबसे ज्यादा समर्थन किया। अब जबकि स्पेस टाइम गेम सामने आया था तो उन्होंने इसका भरपूर समर्थन भी किया। इसके अलावा ये समूह गेम के अधिकांश खिलाड़ियों में से भी था। इसलिए स्पेस टाइम गेम के विज्ञापन के बाद उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली वह काफी अच्छी थी। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद निदेशक हुआन, हेबो ने कहा। हालांकि हम आराम नहीं कर सकते। आखिरकार हमने अभी अभी शुरुआत की है। इसके बाद का काम और भी ज्यादा थका देने वाला है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हुआन फैंग ने कहा। आखिरकार वे गेम कंपनियां हमें सिर्फ उनके बाजार पर कब्जा करते हुए नहीं देखेंगी। हुआन फैंग इस स्थिति की पूरी तरह से कल्पना कर सकता था, ठीक पहले की समय और अंतरिक्ष कारों की तरह। हालांकि उनकी कारें खराब नहीं थी, लेकिन सभी पहलुओं में वे अन्य कारों से बेहतर थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे कार निर्माता चुपके से हार मान लेंगे। इसके विपरीत वे उसके और उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने के तरीके सोचेंगे। हुआन फैंग ने फिलहाल विदेशी बाजार को न छूने का फैसला किया। उसके मन में भी ऐसे विचार थे। जब वे वहां पहुंचेंगे तो ये दूसरे लोगों का बेस कैंप होगा। उनका प्रतिरोध और भी तीव्र होगा। घरेलू बाजार को स्थिर करने के बाद ही हुआन फैंग विदेशी बाजार खोलेगा। वर्तमान गेम जिसका नाम द वर्ल्ड था भी उसी चीज का अनुभव करेगा। ये जितना उत्कृष्ट होगा उतना ही उत्कृष्ट होगा। जितना अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा उतना ही अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा। उस समय अन्य गेम निर्माता निश्चित रूप से सिर्फ बैठकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। यही कारण है कि हुआन फैंग ने तांगजी से ऐसा कहा था। मुझे पता है, हेबो ने सिर हिलाया। हुआन फैंग का अनुसरण करने से पहले उसने कई वर्षों तक अन्य कंपनियों में काम किया था। इस वजह से वह हुआन फैंग का मतलब समझ गया। अब वे बहुत अच्छा कर रहे थे। अन्य गेम निर्माता भी कुछ नहीं करते थे। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका गेम अभी तक बाजार में नहीं आया था। दूसरे गेम निर्माताओं को नहीं पता था कि यह गेम किस तरह की सनसनी पैदा करेगा, इसलिए वे सिर्फ इसे देख रहे थे और इसे शुरू करने की जल्दी में नहीं थे। एक बार जब दुनिया में विस्फोट हो गया तो निश्चित रूप से अन्य गेम निर्माता सिर्फ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। उस समय वे समस्या का सामना कर रहे होंगे। हालांकि वे अभी थोड़े व्यस्त थे, लेकिन वे थके हुए महसूस नहीं कर रहे थे। जब तक आप इसके लिए तैयार हैं, हुआन फैंग ने कहा। इसके अलावा मैं हमारे खेल का समर्थन करने के लिए कुछ मशहूर हस्तियों को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। ली बिंगयुन और झू शियायू भी आएंगे। जब समय आएगा तो आप जाकर स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट से संपर्क कर सकते हैं। हुआन फैंग निश्चित रूप से खेल की समर्थन के बारे में नहीं भूलेंगे। मशहूर हस्तियों को समर्थन के लिए आमंत्रित करने से निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा बाजार में मौजूद वे गार्नियर प्रवक्ताओं को नियुक्त नहीं करेगी, खासकर उन लोकप्रिय खेलों के लिए। ये और भी अधिक था। और हुआन फैंग के पास टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट था। ऐसी अच्छी चीज का स्वाभाविक रूप से दूसरों द्वारा फायदा नहीं उठाया जाएगा। बेशक ली बिंगयुन की प्रसिद्धि भी पर्याप्त थी, खासकर स्प्रिंग फेस्टिवल में फिल्म। इसने उसे और भी प्रसिद्ध बना दिया। स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट की अन्य हस्तियों ने कमोबेश कुछ प्रसिद्धि हासिल की थी। हुआन फैंग उन सभी को आमंत्रित नहीं करेगा। हालांकि ली बिंगयुन, झू शियायू निश्चित रूप से आएगी और लू जुआन भी था। लू जुआन को इस दुनिया से परिचित होने के बाद उसने जो काम खुद के लिए पाया वह एक बार फिर मनोरंजन उद्योग में कदम रखना था। इस मामले में वह बहुत परिचित थी और इसमें बहुत अच्छी थी। आखिरकार इससे पहले वह स्काई स्प्लेंडर स्टार के सम्राट के स्तर पर एक सुपरस्टार थी। हालांकि इसके पीछे कुछ पारिवारिक प्रभाव थे, लेकिन उसकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस वजह से हुआन फैंग और लू जुआन दोनों का मानना था, जब तक टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट कुछ संसाधनों को उसकी ओर झुका सकता है और उसका समर्थन कर सकता है, तब तक। आखिरकार वह मूल रूप से बुरी नहीं थी। उसकी शक्ल खूबसूरत थी, उसकी अभिनय कला और उसकी गायन क्षमता मनोरंजन उद्योग में उन्हें लिस्ट हस्तियों से कम नहीं थी। अब उसके पास जो कमी थी वह सिर्फ एक अवसर था, और ऐसे अवसर
के साथ हुआन फैंग के आसपास होने पर यह बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। इस खेल का समर्थन सिर्फ शुरुआत थी। लू जुआन और ली बिंगयू एक साथ इस खेल का समर्थन करेंगे। उस समय वे बाहरी दुनिया को यह भी घोषणा करेंगे कि टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट लू जुआन को पोषित करने और उसके लिए कुछ गाने बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कुछ फिल्में शूट करना ठीक था। वे ली बिंगयू की वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचना चाहते थे। ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं ये करूंगा। बेशक वह जानता था कि टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट हुआन फैंग के अधीन एक कंपनी थी। हुआन फैंग ने टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट के साथ काम करना चुना था और यह कमोबेश ऐसा था जैसे वह कंपनी का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए कर रहा था। हालांकि इस बारे में हेबो कुछ नहीं बोले। पहला कारण यह था कि यह गेम कंपनी आखिरकार हुआन फैंग की थी। दूसरे लोगों को बोलने का ज्यादा अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि हेबो को भी हुआन फैंग का समर्थन प्राप्त था, इसलिए उसे कंपनी का प्रबंधन करने का अधिकार था। इसके अलावा टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय कंपनी थी और वहाँ के कलाकार भी। अब उन सभी की बहुत मांग थी, खासकर जब स्प्रिंग फेस्टिवल से बहुत पहले की बात नहीं थी। ये कलाकार और भी ज्यादा लोकप्रिय थे। दूसरी कंपनियों के लिए टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट के कलाकारों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। अगर वह वहाँ के कलाकारों के साथ काम कर पाते तो ये बहुत बड़ा मुनाफा होता, खासतौर पर ली बिंगयू। हालांकि वह कुछ समय के लिए गायब हो गई थी, लेकिन इससे उसकी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ा। कई कंपनियां तो नकदी भी लहरा रही थी। वे उससे अपना प्रवक्ता बनाना चाहते थे, लेकिन ली बिंगयू ऐसे मामलों को लेकर उत्साहित नहीं दिखी। हुआन फैंग भी नहीं चाहते थे कि ली बिंगयू बहुत सारे काम अपने ऊपर ले लें और खुद को थका लें। बॉस, आपका क्या ख्याल है? आप भी अब एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव और भी बेहतर होगा। हेबो ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, मैं भूल जाओ। हुआन फैंग एक पल के लिए रुका और फिर मुस्कुरा कर बोला, सच कहूं तो अब तक उसने खुद को एडजस्ट नहीं किया था। उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो सुपरस्टार है। उसने हमेशा खुद को एक साधारण व्यक्ति ही माना था। कभी कभार ही सड़कों पर लोग उस पर उंगली उठाते थे। तभी हुआन फैंग को सेलिब्रिटी होने का हल्का सा एहसास होता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्तिगत रूप से ऐसी किसी चीज का समर्थन करेगा। वह पहले ही उस फिल्म को फिल्माने के लिए सहमत हो गया था। उसने दृश्य को बचाने के सिद्धांत का भी पूरी तरह से पालन किया था और मुख्य अभिनेता को उसने भगा दिया था। वह संभवतः फिल्म को फिल्माने में असमर्थ नहीं होने दे सकता था, है ना? यही कारण था कि हुआन फैंग ने पहले उस फिल्म की शूटिंग में मदद करने के लिए सहमति जताई थी, न कि मशहूर होने के लिए। अब उसे उस तरह के फार्म की भी जरूरत नहीं थी। हेबो को थोड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है। चूंकि बॉस फिल्म का प्रचार करने के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए हेबो कुछ नहीं कह सके। उस रात जब वे घर लौटे तो हुआन फैंग ने ली बिंगयू, झू शियांग और लू जुआन को खेल के समर्थन के बारे में बताया। स्वाभाविक रूप से उन तीनों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन लू जुआन थोड़ा चिंतित था। मैं अभी इस दुनिया में हूँ और मैंने आधिकारिक तौर पर पदार्पण नहीं किया है। अगर मैं अब इस खेल का समर्थन करता हूँ तो क्या यह अच्छा नहीं होगा? क्या यह आपके खेल को प्रभावित करेगा? लू जुआन ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गेम पहले की सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार जैसा ही है। इस दुनिया के लिए वे सभी ग्राउंड ब्रेकिंग उत्पाद हैं। प्रभाव निश्चित रूप से छोटा नहीं है। यह आपकी प्रतिष्ठा में भी मदद करेगा और इसे आपके डेब्यू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको कुछ और एल्बम दूंगा और आपके समय और स्थान की क्लासिक गाने गाऊंगा। कंपनी से एक और धक्का मिलने पर मेरा अनुमान है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हुआन फैंग को इस खेल की क्लासिकी पर कभी संदेह नहीं था। ली बिंगयू और अन्य लोगों को इसका समर्थन करने देना केवल उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए था। उनका उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, लू शुआन ने इस बारे में सोचा और कहा, वह पहले भी बेकार बैठी थी और उसे यह पसंद नहीं था। कुछ करने के लिए कुछ ढूंढना ज्यादा दिलचस्प था। इसके अलावा कंपनी में दो बहनें ली बिंगयू और झू शियांग भी थी। वह अकेली नहीं होगी। साथ ही हुआन फैंग उसके पीछे था। उसे ज्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। ये सब उसके शौक की वजह से था। पैसे कमाने का कोई दबाव नहीं था। अगले दिन जैसे ही गेमिंग उपकरण बिकने लगे, एक लोकप्रिय दृश्य सामने आया। हालांकि हुआन फैंग को पहले से ही उम्मीद थी कि यह दृश्य अधिक लोकप्रिय होगा, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना लोकप्रिय होगा। 1779 लाइनअप। मैंने सुना है कि स्पेस एंड टाइम कंपनी के पास एक गेम है। यह एक ऐसा गेम है जिसमें कीबोर्ड या माउस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उपन्यासों में वर्चुअल रियलिटी गेम की तरह। आज हम आधिकारिक तौर पर उपकरण बेचना शुरू करेंगे। अगर हम देर से आए तो हम इसे नहीं खरीद पाएंगे। उसके बगल में बैठे एक युवक ने उससे कहा। वह एक गेमिंग उत्साही था। आमतौर पर उसे सभी तरह के खेल खेलना पसंद था, लेकिन वे खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए थे। वे सभी एक ही चीज के बारे में थे, लंबे समय तक खेलना। वह इससे उब गया और इस बार टाइम एंड स्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए नए गेम द वर्ल्ड ने प्रचार अभियान की शुरुआत में ही उनका ध्यान आकर्षित कर लिया था। ये गेम बाजार में मौजूद दूसरे गेम से बिल्कुल अलग था। इसमें माउस या कीबोर्ड की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय गेम उपकरण के जरिए उन्होंने अपनी चेतना को गेम में प्रवेश करने दिया। इस तरह कोई भी व्यक्ति अपने किरदार को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता था। इस खेल की विशेषताओं को जानने के बाद युवक उत्साहित हो गया। ये वो खेल था जिसे वह हमेशा से खेलना चाहता था। हालांकि पहले इस तरह का खेल केवल उपन्यासों में ही होता था, लेकिन हकीकत में उसने कभी किसी गेम कंपनी के बारे में नहीं सुना था जो इस तरह का खेल विकसित कर सकती हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार टाइम कंपनी ने वास्तव में ऐसा किया। जहां तक टाइम कंपनी की बात है तो यह युवक स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानता था। वसंत महोत्सव के दौरान ये कंपनी एक बार सुर्खियों में रही थी, कुछ फिल्में बना रही थी। उन सभी की अच्छी प्रतिष्ठा थी और वे बॉक्स ऑफिस पर बिक रही थी। उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि ये सुर्खियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। स्पेस एंड टाइम कंपनी ने एक बार फिर एक कार लॉन्च की। इस कार का प्रदर्शन विदेशों की कारों से भी बेहतर था। इसके अलावा कीमत भी अपेक्षाकृत सस्ती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पेस टाइम कॉर्पोरेशन ने वास्तव में एक सस्पेंशन कार लॉन्च की। तुरंत इसे देश और विदेश में लॉन्च किया गया। इसने बहुत बड़ी सनसनी मचा दी थी। दुनिया भर से कई लोग सिटी पहुंचे थे। कार प्रदर्शनी में भाग लेने का कारण यह था कि वे इस सस्पेंडेड स्पोर्ट्स कार को अपनी आंखों से देखना चाहते थे।
ये वास्तव में कैसी दिखती थी? ये स्पेस टाइम कार ऑटोमोटिव क्षेत्र में चीन के लोगों का गौरव भी बन गई थी। उसके बाद इस कंपनी की कारों की बिक्री आधिकारिक तौर पर शुरू हुई और यह बहुत लोकप्रिय हो गई। इंटरनेट और टीवी पर हर जगह इस कार के बारे में खबरें थी। बिक्री आसमान छू गई और थोड़े समय में ये घरेलू ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि टाइम मोटर कंपनी की उत्पादन क्षमता अभी भी काफी अधिक थी, तो शायद अब ये देश में बिकने वाली सबसे अच्छी कार थी। वैसे यह ऐसी कंपनी थी जिसने कई बार चमत्कार किए थे। अब इसने वास्तव में एक वर्चुअल रियलिटी गेम लॉन्च किया था। ये रोमांचक कैसे नहीं हो सकता था, खासकर उन लोगों के लिए जो गेम खेलना पसंद करते हैं। ये निस्संदेह अमर ट्यून था। पिछली घटनाओं के साथ किसी को भी संदेह नहीं था कि टाइम कंपनी झूठी खबरें प्रचारित करेगी। इस वजह से हर कोई इस गेम का इंतजार कर रहा था। आज इस खेल के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आधिकारिक तौर पर गेमिंग उपकरण की बिक्री शुरू हो गई है। जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वे आखिरकार अपना कौशल दिखा सकते हैं। चिंता मत करो, अभी तो 5 बजे हैं, अभी भी बहुत जल्दी है, उस व्यक्ति के दोस्त ने जम्हाई लेते हुए कहा। उसे भी आमतौर पर खेल खेलना पसंद था। हालांकि वह अपने दोस्त जितना जुनूनी नहीं था, इसलिए उसे सुबह जल्दी बुला लिया गया। वह अभी भी शहर के केंद्र में आने के लिए तैयार नहीं था। उसकी राय में 9 बजे के बाद वापस आने में बहुत देर नहीं हुई थी। टाइम एंड स्पेस में गेमिंग उपकरणों की सीमित संख्या के कारण अभी ये केवल कुछ बड़े शहरों में ही बेचा जा रहा था और हर शहर के केंद्र में केवल एक ही बिक्री बिंदु था। इसलिए उन्हें यहाँ भागना पड़ा। जल्दी आओ और जल्दी खरीद लो, मैं अभी भी इसका ठीक से अध्ययन करना चाहता हूँ, सामने वाले व्यक्ति ने कहा। हालांकि जब वे शहर के चौराहे पर पहुंचे तो दंग रह गए। बाहर में जाओ। जो व्यक्ति पहले जम्हाई ले रहा था, उसने जब ये दृश्य देखा तो वह तुरंत कसमसा उठा और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर आया। तुम दोनों भी स्पेस टाइम कंपनी का गेमिंग उपकरण खरीदने आए हो, है न? पीछे लाइन में लग जाओ। अगर किस्मत अच्छी रही तो आज दोपहर को खरीद पाओगे। इस समय उनके बगल में खड़े एक युवक ने उनसे कहा। दोपहर अभी सुबह के 5 बजे थे और आधिकारिक बिक्री 8 बजे शुरू हो गई थी। उन्हें वास्तव में दोपहर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि अपने सामने का दृश्य देखने के बाद उन दोनों को उस व्यक्ति की कही गई बात पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि घटनास्थल पर वाकई बहुत सारे लोग थे। हर जगह लोग थे। सौभाग्य से सभी में अभी भी कुछ आत्म जागरूकता थी। दृश्य 2 पंक्तियों में पंक्तिबद्ध था। हालांकि भले ही 2 पंक्तियां हों, पंक्तियां इतनी लंबी थी कि कोई अपना सिर नहीं देख सकता था। उन दोनों ने सोचा कि वे काफी पहले पहुंच गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घटनास्थल पर इतने सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। क्या आप चौंक गए हैं? वह आदमी मुस्कुराया और बोला। जब मैं पहली बार आया था तो मेरे चेहरे पर भी आपके जैसे ही भाव थे। मुझे लगा कि मैं काफी जल्दी आ गया हूँ, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग थे। मैंने सुना कि उनमें से बहुत से कल दोपहर वे भोजन और पे लेकर आए थे। वे यहाँ कतार में खड़े हैं और रात में यही सोते हैं। वह पूरी रात वापस नहीं गया। क्या ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? पहले जम्हाई ले रहे आदमी ने कहा। अत्यधिक। मो सिटी में राजधानी और भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है। आदमी ने कहा। मो सिटी में मेरा एक दोस्त है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ 2 या 3 दिन पहले से ही लोग कतार में खड़े हैं। वहाँ कम से कम 10,000 लोग कतार में खड़े थे। इसके अलावा लोगों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। 1 मिनट बाद आगे 1 दर्जन से अधिक लोग हो सकते हैं। स्पेस एंड टाइम कॉर्पोरेशन के अनुसार देश में पहले बैच में केवल 1 मिलियन इकाइयां थी। हालांकि 1 मिलियन से अधिक खिलाड़ी थे जो देश में गेम खेलना पसंद करते हैं। भले ही वे एक शून्य जोड़ दे, फिर भी यह उससे अधिक होगा। इसलिए सभी को डर था कि वे इसे तुरंत नहीं खरीद पाएंगे। एक गेमिंग प्रशंसक के रूप में यह निश्चित रूप से बहुत अफसोसजनक होगा। उद्धरण चिन्ह। चीन में बहुत से लोग हैं जो गेम खेलना पसंद करते हैं, खासतौर पर छात्र और युवा जो अभी अभी स्नातक हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या और भी ज्यादा है। टाइम कंपनी चीन में पहले से ही मशहूर हो चुकी थी और सभी की समझ एक जैसी थी। जब तक टाइम कंपनी कुछ पेश करती थी तब तक उसमें कुछ भी गलत नहीं था। इस वजह से द वर्ल्ड नामक इस गेम का भी पहले सिर्फ प्रचार हुआ था और कोई परीक्षण नहीं हुआ था। सभी का दृढ़ विश्वास था कि यह एक अच्छा गेम है। इसके अलावा ये दुनिया का पहला वर्चुअल रियलिटी गेम था। खिलाड़ी अपनी चेतना को खेल में डाल सकते थे, जिससे यथार्थवाद बढ़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे वे असली दुनिया में हों। ऐसा खेल सिर्फ उपन्यासों में ही देखा जा सकता है। अब जब असल जिंदगी में कोई साथ था तो वे इसे कैसे मिस कर सकते थे। तीनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी 10 लोग जल्दी जल्दी आ गए। जब सबने अपने सामने की स्थिति देखी तो उन सबके चेहरे पर पिछले 2 लोगों जैसा ही भाव था। हालांकि यहाँ आने से पहले सभी ने सोचा था कि टाइम कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया गेम निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय होगा, इसलिए वे जल्दी लाइन में लग गए थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने लोकप्रिय होंगे। आधिकारिक तौर पर बिक्री शुरू होने में अभी भी लगभग 3 घंटे बाकी थे। अंत में यहाँ वास्तव में एक लंबी कतार थी। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। दोनों लोगों ने पहले एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में खुशी देखी। साथ ही वे कुछ हद तक परेशान भी थे। उन्हें खुशी थी कि वे पहले आ गए, नहीं तो वे 9 बजे के आसपास आते। जब पीली सब्जियां ठंडी और बेचैन थी तो उनके सामने बहुत सारे लोग थे। उन्हें नहीं पता था कि खेल के उपकरण पर्याप्त थे या नहीं। आखिरकार चीन में केवल 1 मिलियन गेम थे। कौन जानता था कि इस शहर को कितने आवंटित किए गए थे। अगर वे होते तो वे सभी बिक जाते। उनके पास रोने के लिए भी कोई जगह नहीं होती, भले ही वे रोना चाहें। लेकिन उन दोनों के पास यहाँ लाइन में लगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में अगर कोई लाइन से बाहर निकलता तो निश्चित रूप से लोगों की आलोचना का शिकार हो जाता। कुछ ही देर बाद उन दोनों ने येलो ऑक्स को स्टॉल बेचते हुए भी देखा। इन येलो ऑक्स ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा नजारा होगा। जब वे लाइन में लगे तो पहले से ही थोड़ी देर हो चुकी थी। हालांकि भले ही देर हो गई हो, यह उन लोगों की सीटों से बेहतर था जो बाद में आए थे। इस वजह से वहां वाकई ऐसे लोग थे जिन्होंने सीटें खरीदने के लिए पैसे खर्च किए। जैसे जैसे समय बीतता गया, घटनास्थल पर अधिक से अधिक लोग जमा होते गए। घटनास्थल के माहौल से हर कोई प्रभावित था। वे सभी खेल के विषय पर चर्चा कर रहे थे। बेशक उन्हें टाइम एंड स्पेस कंपनी पर भी चर्चा करनी थी।
ये कंपनी वाकई कमाल की है। ये जो चीजें रिलीज करती है वे सभी अभूतपूर्व हैं। मैंने किसी को कहते सुना कि कंपनी का बड़ा बॉस हुआन फैंग है। वह एक एलियन है। उसकी तकनीक पूरी तरह से एलियन तकनीक है, अन्यथा वह इतने सालों तक पृथ्वी पर लोगों से आगे क्यों रहता। उन दोनों का अभिवादन करने वाले व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर वे दोनों मुस्कुरा उठे। दरअसल इस दौरान देश में हुआन फैंग के बारे में बहुत चर्चाएं हुई थी। हर कोई बहुत उत्सुक था, उसने ऐसी तकनीक कैसे बनाई। हुआन फैंग की पहचान के बारे में भी उनके मन में कई तरह के अनुमान थे। बेशक इस समय हुआन फैंग की पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी। हालांकि हर कोई इस पर यकीन नहीं करता था। हुआन फैंग आमतौर पर कम प्रोफाइल रखते थे और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। उनकी कंपनियों का प्रबंधन भी दूसरे लोगों के हाथों में छोड़ दिया गया था। वह शायद ही कभी खुद को दिखाते थे, इसलिए कई लोगों ने हुआन फैंग की पहचान का अनुमान लगा लिया। हालांकि वे उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। हालांकि इस हुआन फैंग ने वास्तव में हमें हुआक्सिया लोगों का चेहरा दिया है। जब हम ऑटोमोटिव क्षेत्र में थे तो हम विदेशियों के चेहरे देखते थे, आदमी ने कहा। अब चलो हवाई कारों के बारे में बात नहीं करते हैं। वह चीज अन्य कारों के समान स्तर की नहीं है, आदमी ने कहा। यहाँ तक कि उनकी कंपनी की कारें उन विदेशी कारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। वे सभी बेहतर हैं, इसके अलावा कीमत महंगी नहीं है। दोनों व्यक्तियों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं एक खरीदने के लिए तैयार हूँ। टाइम कार कंपनी से कार खरीदना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कार खरीदना चाहते हैं, हमें लाइन में लगना पड़ता है, आदमी ने कहा। हालांकि अगर आप लाइन में लग भी जाते हैं तो यह इसके लायक है। मैं भी एक खरीदने के लिए तैयार हूँ। इसका प्रदर्शन अच्छा है और यह घरेलू उत्पादों का समर्थन कर सकता है। एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना। इस समय उनके सामने हलचल मच गई। पता चला कि टाइम गेम कंपनी के लोग आ गए थे। खेल के उपकरण आधिकारिक तौर पर बिकने लगे थे। 1780 आदेश राष्ट्रपति हुआन खेल उपकरणों की बिक्री आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। हालांकि समय के अंतर के कारण विदेशों में कुछ जगहें हैं जहां उन्हें बेचे जाने में कुछ समय लग सकता है। हेबो ने अपने कार्यालय में हुआन फैंग को सूचना दी। आज वह दिन था जब द वर्ल्ड के खेल उपकरण आधिकारिक तौर पर बेचे गए थे। हुआन फैंग भी मुख्यालय में कार्यभार संभालने और नवीनतम स्थिति पर नजर रखने के लिए आए थे। बिक्री के परिणाम कैसे हैं? हुआन फैंग ने पूछा। यह आपकी तरह है, हेबो ने उत्साह से कहा। घरेलू स्तर पर हर शहर में कुछ बिक्री केंद्र बंद हो गए हैं और नवीनतम समाचार भेजे गए हैं। हर शहर के बिक्री केंद्र लोगों से घिरे हुए हैं। आधिकारिक तौर पर बिक्री शुरू करने से पहले हम पहले से ही लंबी लाइन में खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि खेल उपकरण खरीदने के लिए कुछ लोग 3 से 4 दिन पहले से ही कतार में लग जाते हैं। हमारे अवलोकन के अनुसार चीन में हमारे द्वारा तैयार किए गए 1 मिलियन उपकरण निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों का पहला बैच भी पर्याप्त नहीं है। इस बिंदु तक बोलते हुए हेबो ने उन लोगों को नीचा दिखाया जो पहले अदूरदर्शी थे। उन लोगों को लगा कि भले ही यह खेल लोकप्रिय हो, लेकिन इसकी एक सीमा होगी। देश के शुरुआती चरणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 मिलियन यूनिट कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उत्पादन के मामले में उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब ये स्पष्ट हो गया कि उन लोगों के अनुमान गलत थे। हालांकि यह गेम आंतरिक परीक्षण से नहीं गुजरा था, ये सीधे ओपन बीटा से गुजरा था। हालांकि ये बहुत लोकप्रिय था। पहले उन लोगों ने समय और स्थान शब्द को कम करके आंका था। अब समय और स्थान शब्द ये पहले से ही चीन में एक सुनहरा साइनबोर्ड था। चाहे कंपनी कोई भी उत्पाद पेश करे, ये कई लोगों के बीच लोकप्रिय होगा। चीन में बहुत से गेम प्लेयर्स थे, उनके पास सिर्फ अच्छे गेम की कमी थी। 1 मिलियन की बात तो दूर, 10 मिलियन भी बिक सकते थे। बेशक ये जनमत के प्रसार के बाद हुआ। हालांकि कोई बात नहीं, शुरुआती दौर में 1 मिलियन यूनिट निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थी। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। हालांकि वह ये भी जानता था कि इस तरह की उत्कृष्टता लोकप्रिय होगी। हालांकि उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर पर वास्तव में लोग रात भर कतार में खड़े होंगे। इसके अलावा ये कुछ दिन पहले हुआ था जिसने हुआन फैंग को आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार ये सिर्फ एक खेल था, भले ही इसका मतलब एक नया युग बनाना था। हालांकि यह एक जरूरत नहीं थी। हुआन फैंग कल्पना कर सकता था कि इस खेल को खेलने वाले बहुत से लोग होंगे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना पागलपन भरा होगा। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी उन असली खेल प्रशंसकों के विचारों को नहीं समझ पाया था। हालांकि जब वह कॉलेज में था तो उसे खेल खेलना पसंद था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि वह उनके प्रति जुनूनी हो जाए। इस समय हेबो का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया, उसके चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। फोन रखने के बाद उसने हुआन फैंग से कहा, कोई फोन कर रहा है। बिंग सिटी को आवंटित 5000 गेम उपकरण बिक चुके हैं। वह चाहता है कि हम जल्द से जल्द सामान यहाँ भेज दें। बिंग शहर चीन में सिर्फ दूसरे दर्जे का शहर था। इसके अलावा इसका स्थान काफी दूर था, इसलिए हुआन फैंग और बाकी लोगों ने वहां ज्यादा सामान की व्यवस्था नहीं की। आखिरकार आधिकारिक बिक्री के सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे। 5000 खेल उपकरण पहले ही बिक चुके थे। ये गति थोड़ी ज्यादा थी। खेलों की सीमित संख्या के कारण हुआन फैंग और अन्य लोगों ने नियम भी बनाए। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही खरीद सकता था और वे इसे केवल अपने आईडी कार्ड से ही खरीद सकते थे। वे पीली गाय के प्रकट होने को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहते थे, भले ही वे इसे पूरी तरह से रोक नहीं पाए। हालांकि इसका कुछ असर जरूर हुआ। इन 5000 यूनिट्स को बेचने के बाद इसका मतलब था कि उन्होंने 5000 यूनिट्स बेच दी थी। सिर्फ 2 घंटे में उन्होंने 5000 यूनिट्स बेच दी। ऐसा नतीजा काफी अच्छा था। उसके बाद हेबो को अपने अधीनस्थों से एक के बाद एक कॉल आने लगे। कुछ शहरों में कम दुकानें थीं, वे सभी बिक चुकी थी या बिकने वाली थी। उन्होंने मुख्यालय से माल वितरित करना जारी रखने के लिए कहा। हालांकि हेबो के पास इस तरह के अनुरोध को पूरा करने की ताकत नहीं थी। इसकी तुलना में कुल मिलाकर केवल 1 मिलियन इकाइयां थीं और सभी शहर उन्हें चाहते थे। वह सभी शहरों के लिए माल की संख्या नहीं बढ़ा सकता था। कारखाने से इकाइयों का उत्पादन करने के लिए ओवरटाइम काम करने के लिए कहें। कर्मचारियों को बताएं कि इस अवधि के दौरान सभी को कड़ी मेहनत करने दें और अपने ओवरटाइम वेतन को दोगुना करें। लोग आराम कर सकते हैं और मशीनों को बंद नहीं किया जा सकता है। हमें जल्द से जल्द चीन में 5 मिलियन यूनिट तक स्टोर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें विदेशों में अपनी खरीद की गति को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अब कई गेम निर्माता हैं, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या हो रहा है।
हमें बाजार पर कब्जा करने की जरूरत है, कुआन फेंग ने हेबो से कहा। कुआन फेंग कभी भी आंख मूंदकर अहंकारी नहीं होगा। हालांकि उसका वर्चुअल रियलिटी गेम दूसरे गेम कंपनी के गेम से आगे था, लेकिन दूसरे गेम कंपनी के गेम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। वे सिर्फ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे, वे निश्चित रूप से वापस लड़ेंगे। उन्हें हराने के लिए वे सभी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। और अब गेम कंपनी अभी भी किनारे से क्यों देख रही थी? वर्चुअल रियलिटी तकनीक वाकई कमाल की थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कमाल की तकनीक के साथ कमाल के गेम भी होंगे। पहले इस गेम का कोई आंतरिक परीक्षण नहीं था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि यह गेम कैसे काम करता है। आखिर यह एक नई तकनीक थी, तो ये कितनी स्थिर थी? इसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में क्या कोई समस्याएं होंगी? ये सभी चीजें थी जिनका उन्हें निरीक्षण करने की जरूरत थी। वे इस तकनीक के बारे में जानते भी थे, यह उनके पारंपरिक कीबोर्ड और माउस गेम से कहीं ज्यादा उन्नत थी। हालांकि नई तकनीक को बाजार द्वारा परखा जाना था, इस वजह से वे अभी भी इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे। मुझे पता है, हेबो ने सिर हिलाया और कहा। उसे भी तत्परता का एहसास था, यह युद्ध लड़ने जैसा था। वे प्रतिद्वंद्वी को मार डालना चाहते थे, इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिक्रिया करे, अन्यथा दुश्मन निश्चित रूप से विरोध करेगा। इसके अलावा वह और भी बदतर होता जाएगा। जितना अधिक वे विरोध करेंगे, यह उतना ही तीव्र होगा। क्या वे अंत में उन्हें हरा पाएंगे? ये कहना मुश्किल था। भले ही वह उन्हें हरा सके, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा प्रचार कार्य को मत रोकिए। मैंने जो प्रवक्ता पाया है, उसने पहले ही विज्ञापनों की फिल्मांकन शुरू कर दिया है। फिल्मांकन पूरा होने के बाद आप तुरंत बाजार में प्रवेश करेंगे और सभी को अपने खेलों के बारे में बताएंगे, हुआन फेंग ने कहा। ली बिंगयून, झू शियाओ और लू जुआन ने आज ही प्रचार विज्ञापनों की शूटिंग शुरू कर दी थी। उनका मानना था कि अपने अनुभव और क्षमता के साथ वे बहुत जल्दी फिल्मांकन पूरा कर लेंगे। इसके अलावा गुणवत्ता भी खराब नहीं होगी। उस समय केवल एक ही काम बचा था कि इसे बाजार में उतारा जाए। हेबो को ये काम करना था। कोई समस्या नहीं है, अभी नेशनल न्यूज की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, साथ ही अन्य मीडिया के साथ हमारे संबंध अभी भी ठीक हैं, हेबो ने कहा। बेशक हेबो को पता था कि नेशनल न्यूज के पीछे का बॉस हुआन फेंग है, तो पहले कौन सी खबरें थी? हालांकि उन्होंने इस वजह से अन्य मीडिया की उपेक्षा नहीं की। इस वजह से अन्य मीडिया आउटलेट्स के साथ उनके संबंध बहुत खराब नहीं थे। हुआन फेंग ने सिर हिलाया। इसके अलावा दूसरी गेम कंपनी की स्थिति पर भी ध्यान दें। मुझे लगता है कि वे लंबे समय तक शांत नहीं बैठ पाएंगे। इससे पहले अन्य गेम कंपनी ने कोई कदम नहीं उठाया था। इसका कारण ये था कि उन्हें द वर्ल्ड गेम की समझ नहीं थी। एक बार जब ये गेम आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध हो गया, जब अन्य कंपनियों को पता चला कि यह गाने इतना लोकप्रिय है, तो वे निश्चित रूप से शांत नहीं बैठ पाएंगे। जब समय आया तो कोई नहीं जानता था कि वे कौन से तरीके अपनाएंगे। मैं समझता हूँ, हेबो ने सिर हिलाया। व्यापार जगत एक युद्ध क्षेत्र की तरह था। वह हमेशा से यह जानता था और कभी भी अपनी सुरक्षा कम नहीं होने देगा। हुआन फेंग का अनुमान सही था। जब वह और हेबो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दूसरी गेम कंपनी को परेशानी पैदा करने से कैसे रोका जाए, तो दूसरी गेम कंपनी भी स्पेस एंड टाइम के खेल की स्थिति पर बारीकी से ध्यान दे रही थी। 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी हुआक्सिया देश की नंबर 1 गेम कंपनी थी। ये कई सालों से विकास कर रही थी। ये बहुत शक्तिशाली थी। अतीत में यह विदेश से आयातित गेम पर निर्भर थी। इसने एक शानदार अवसर बनाया जहां लाखों लोग एक ही समय में ऑनलाइन थे। आपको ये जानना चाहिए कि उस समय दूसरी गेम कंपनी अभी भी उस चरण में फंसी हुई थी जहां अधिकतम दसियों हजार लोग ऑनलाइन थे। एक पल में उसने संख्या को दर्जनों गुना बढ़ा दिया। प्रभाव की कल्पना की जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में हालांकि कई गेम कंपनियां सामने आईं, लेकिन 10 ड्रैगन्स गेम कंपनी अभी भी इस उद्योग की अग्रणी थी। वे पहले से ही अग्रणी होने के आदी थे। हालांकि वर्तमान स्थिति बदलती हुई दिख रही थी, क्योंकि एक गेम कंपनी के अचानक सामने आने से इस उद्योग की वर्तमान संरचना बदल सकती थी। वह थी टाइम गेम कंपनी। जहां तक समय और स्थान नाम की बात है, 10 ड्रैगन के लोग स्वाभाविक रूप से इससे परिचित थे। वास्तव में इस समय अवधि के दौरान, विशेष रूप से वसंत महोत्सव के बाद, समय और स्थान देश में अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो गए और अधिक से अधिक लोग उनके बारे में जानने लगे। कई लोगों की नज़र में वह परिवार के नायक थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने चीन के लोगों के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित की थी और कई लोग उन पर गर्व करते थे, जिनमें 10 ड्रैगन के कई लोग भी शामिल थे। हालांकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह टाइम एंड स्पेस कंपनी वास्तव में फिर से दायरे पार कर जाएगी। इसके अलावा इस बार वे सीधे खेल के मैदान में प्रवेश कर चुके थे। 10 ड्रैगन्स के बॉस फीमिंग ने पहले दिन कंपनी के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जब उन्हें टाइम एंड स्पेस गेम की स्थापना के बारे में पता चला। चर्चा करने के लिए केवल एक विषय था, और वह था स्पेस टाइम गेम कंपनी के निर्णय का सामना कैसे किया जाए। उस समय कई लोगों को लगा कि फीमिंग बिना किसी बात के बहुत बड़ा सौदा कर रहा है। जब स्पेस टाइम कंपनी खेल में प्रवेश करती है तो ये सिर्फ एक नौसिखिया होता है, भले ही उसने अन्य क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया हो। हालांकि खेल में उसे अभी भी खरोंच से शुरू करना था। यह विश्वास से भरा था, लेकिन 10 ड्रैगन्स खेल की दुनिया का अधिपति था और कई लोकप्रिय खेल चल रहे थे। गेम कंपनी ऑफ टाइम एंड स्पेस से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि फी मिंग ने ऐसा नहीं सोचा था। वह स्पेस टाइम कंपनी के खतरे को देख सकता था। ये टाइम एंड स्पेस कंपनी वाकई अजीब थी। इसे बस दुनिया पार करना पसंद था और इसने खुद को कभी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा। इससे भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे किस क्षेत्र में जा रहे हैं। वे इस क्षेत्र में बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकते थे, चाहे वह सीवेज प्रोसेसिंग उपकरण हो, भोजन हो, दवा हो, फिल्म हो। ये कारों और अन्य चीजों के लिए भी ऐसा ही था। वे पहले कभी असफल नहीं हुए थे।